हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एनिमल किंगडम। जैसे कि आपको पता है इस सीरीज में हम ना सिर्फ आपके पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 15 सालों के, बल्कि साथ साथ में मैं आपको उस चैप्टर का टॉपिक वाइज वन शॉट भी दे रही हूं, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए एज वेल एज थ्योरी का भी एक थॉरो रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमल किंगडम चैप्टर में बच्चों, वैसे तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो मुझे पता है आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा जोर आता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं समझते हैं तब तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नई नई एनिमल्स के बारे में हमें जानने को मिलता है। बट जब हमें इसके एग्जाम्पल्स याद करने की बारी आती है, जब नीट में हमसे इससे मैच द फॉलोइंग टाइप मतलब मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये किससे बिलोंग करता है। इसीलिए मैं आपको शुरू से ये एडवाइस कर रही हूँ कि इस तरह के जो चैप्टर्स हैं, स्पेशली जो पूरी हमारी डाइवर्सिटी है, उसको अगर आप रिटेन करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर आपने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बना रखी हैं और ट्रिक्स याद रखने में आपका दिमाग नंबर 1 है, तब तो बहुत अच्छी बात है। बट अक्सर मैंने देखा है कि कई बार हम यही भूल जाते हैं कि इससे रिलेटेड ट्रिक क्या थी। तो मुझे जहाँ तक लगता है, जो पर्सनली मुझे पसंद है मेथड, वो ये कि आप पहले चीज़ों को लॉजिकली समझ लें, क्योंकि लॉजिकली चीज़ों को कोरिलेट करना आसान हो जाता है, और फिर आप उन्हें बार बार रिवाइज करते रहें। जब भी आप टेस्ट देते हैं, कभी आप फ्री बैठे हैं या आपको लग रहा है यार कोई पार्ट रिवाइज करना है, बायो में क्या रिवाइज करें, तो हमेशा प्रायोरिटी डाइवर्सिटी को दें, क्योंकि वही वो चीज़ है जो आप अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है, तो एनिमल किंगडम चैप्टर में हम जैसे इस सीरीज में करते आए, मैं आपको पीवाईक्यूज बताती जाऊंगी और साथ साथ में वन शॉट भी देती जाऊंगी। अच्छा, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कई दिनों से आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, सॉरी फॉर द डिले, कि मैम क्या ये पीवाईक्यूज के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल हो सकते हैं क्या? तो यस बच्चों, हमारी टीम ने आप लोगों के लिए ये बिल्कुल कर दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, हमारी एक ऐप डाउनलोड करनी है जो कि आपको कंपटीशन नाम से मिलेगी। मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ, देखो हाउ यू विल एक्सेस द नोट्स। आपको क्या करना है, इस तरह का कंपटीशन जिसमें ये हमारा लोगो लगा हुआ है, ये ऐप आपको उससे आपका गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आप ध्यान से देख लेना, हमारी 1-2 ऐप्स और भी हैं, टीम कंपटीशन डिजिटल, बट अभी जो हमारी लेटेस्ट ऐप है जिस पर हम ये फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं, वो आप डाउनलोड करेंगे कंपटीशन नाम से। और उसमें जैसे ही आप उसमें लॉग इन करेंगे, जस्ट अपना मोबाइल नंबर डाल के नीट आप उसमें चूज कर देना, तो फ्रंट पेज इस तरह का खुलेगा। ठीक है, इसी फ्रंट पेज में जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, तो पहले हमारे कोर्सेज हैं और उसके बाद उसके नीचे हमारे फ्री रिसोर्सेज हैं। तो फ्री रिसोर्सेज में आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना, तो आप यहाँ पे ये फोल्डर होगा जिसमें नीट पे क्लिक करते ही आपको 3 फोल्डर्स मिलेंगे। इन 3 में से ये तो दोनों मेरी इससे पहले वाली सीरीज के हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे कब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज हमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस अवेलेबल करा दो, तो उन सभी का पीडीएफ बच्चों हमने इन दोनों में 11th क्लास के और 12th क्लास के चैप्टर वाइज पीडीएफ अवेलेबल है। आप आराम से वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और अभी जो हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं वो आपको यहाँ नीट पीवाईक्यूज में क्लिक करते ही अंदर मिल जाएंगे। अभी एट प्रेजेंट इसमें बायो के हैं, लेटर ऑन इनमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी पीवाईक्यूज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा देंगे। तो आपके पास अगर पीवाईक्यूज की बुक नहीं भी है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर किसी को स्क्रीन टाइम कम करना है तो मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारी पीवाईक्यू बुक भी अमेजॉन पर अवेलेबल है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई कैसे आपको नोट्स को एक्सेस करना है। होपफुली अब आपको इस चीज़ के लिए चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर। टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, हालांकि मिक्स क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इस चैप्टर से। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 2024 में लेटेस्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है बच्चों, एनालिड्स आर ट्रू सीलोमेट्स। आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, एनालिड्स आर ट्रू सीलोमेट्स, सही है क्या ये बात? जो एनालिडा है वो ट्रू, चलो फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं, ऐसे तो आपको मुझे पता है याद नहीं आएगा, है ना। तो अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, सारे तो मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ, वो हम ऑलरेडी एनसीईआरटी 360 सीरीज में पढ़ चुके हैं। ये क्लासिफिकेशन से एक बार हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखो इफ़ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था कि जो पूरा एनिमल किंगडम है उसको पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर सिर्फ जो सबसे पहला फाइलम है दैट इज पॉरीफेरा, उसमें सेल्यूलर लेवल प्रेजेंट होता है, यानी हर सेल अपना अपना इंडिविजुअली काम करती है, टिश्यूज भी नहीं होते। ओके, एंड यही एक अकेला ऐसा फाइलम है जिसमें सिमेट्री भी नहीं है, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, इर्रेगुलर से होते हैं, यू नो स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आता है पॉरीफेरा। देन अगर हम बात करें बाकी सारे फाइला की, तो उनमें आपको अलग अलग टिश्यू, किसी में ऑर्गन सिस्टम मिलेगा,
अब इसमें आपने दो पार्ट्स किए थे सिमेट्री के बेसिस पर, इफ यू रिमेंबर कि अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करें, रेडियल सिमेट्री वालों में ये भी ध्यान रखना टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वहां पर दो भाई भाई जो दो ब्रदर फाइला हैं, कौन कौन से, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा को आप हमेशा साथ में याद रखो, इनके बहुत सारे फीचर्स मिलते जुलते हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, देखो नाम भी इतने ज़्यादा मिलते जुलते हैं ना बच्चों की, नीट में हम अक्सर यही सिली मिस्टेक्स करते हैं, हम पढ़ के तो बहुत अच्छे से जाते हैं बट वहाँ पर जल्दीबाजी में कभी सीलेंट्रेटा को टीनोफोरा पढ़ जाते हैं, कभी टीनोफोरा को सीलेंट्रेटा पढ़ जाते हैं, और वहीं हमारे +4 की जगह -5 हो जाते हैं। तो बी स्पेसिफिक विद दीज टर्म्स, जितना आपने पढ़ा होगा, जितनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, टेस्ट दिए होंगे, उतना ही आपकी पकड़ इस पर स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो सीलेंट्रेटा का एक नाम और पता है ना, मैंने आपको याद कराया था कि सीलेंट्रेटा निडर होते हैं, तो निडेरिया, वैसे ये इंग्लिश हिंदी अलग अलग है बट जस्ट याद रखने के लिए। क्यों निडर होते हैं, क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट नाम की स्पेशल सेल्स होती हैं, स्टिंगिंग सेल्स, जिनसे ये पॉइजन के थ्रू अपने दुश्मन को या अपने शिकार को पैरालाइज कर सकते हैं, ठीक है। हिप्नोटॉक्सिन होता है उसमें जो हिप्नोटाइज कर देता है, यूँ समझ लो बेहोश कर देता है उसको, क्लियर। एंड टीनोफोरा कोम जेलीज जो होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में आपको कॉमन फीचर्स याद रखने हैं कि दोनों में टिश्यू लेवल है, दोनों में रेडियल सिमेट्री है, एंड अगर हम इन तीनों फाइला की बात करें तो तीनों में ही बच्चों सीलोम एब्सेंट होती है, ठीक है। सीलोम जैसा अभी तो कहाँ से बनेगा, क्योंकि और हाँ, इनमें एक और कॉमन बात है, एसीलोमेट तो है ही ये, प्लस ये डिप्लोब्लास्टिक भी हैं, इफ यू रिमेंबर। इनमें दो ही जर्म लेयर्स होती हैं, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो मीजोडर्म बनी ही नहीं तो सीलोम की तो बात ही नहीं आती, तो बट ऑब्वियसली एसीलोमेट में ही रहेंगे, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़ें, उन एनिमल्स को देखें जिनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, तो बायलैटरल सिमेट्री में हमने तीन सीलोम के बेसिस पर उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो एसीलोमेट, अब आप कहेंगे मैम ये भी तो एसीलोमेट थे, बट इफ़ यू रिमेंबर तो प्लैटीहेल्मिन्थीज में यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक भी शुरू हो गया बच्चों। ये जितने भी बायलैटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स हैं, दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इनके पास 3 लेयर्स हैं, इन सब के पास एक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है। अब इनके पास मीजोडर्म है फिर भी एसीलोमेट क्यों? अगर मीजोडर्म है तो हमें लगेगा यार सीलोम भी बन जानी चाहिए, नहीं। मैंने आपको बताया था ये अकेला ऐसा फाइला है जहाँ पर लेयर्स तो तीनों हैं, यानी मीजोडर्म भी है बट मीजोडर्म एक सॉलिड लेयर है, उसके बीच में कोई भी पार्शियल या फुल कैविटी नहीं है। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज में 3 लेयर्स हैं, यानी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, स्टिल मीजोडर्म एक सॉलिड लेयर की फॉर्म में होने की वजह से एसीलोमेट में ही आपको इनको रखना है, ठीक है। एंड यस, इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनके पास ऑर्गन लेवल है, ये अकेला ऐसा फाइला है जिसके पास ऑर्गन लेवल है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ऑर्गन लेवल के बाद जितने भी फाइला आप पढ़ते हैं उन सब में ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा बच्चों, उन सब में क्या आ जाएगा? ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। यानी ये हो गया आपका सेल्यूलर लेवल, ये दोनों जो भाई भाई हैं ये हो गया टिश्यू लेवल, देन अकेला एक फाइलम हो गया ऑर्गन लेवल, और बाकी सब हो गए ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये सारे हो गए डिप्लोब्लास्टिक। प्लैटीहेल्मिन्थीज से शुरू हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलैटरल सिमेट्री के साथ, रटना नहीं है। अगर समझ रखा है आपने किस तरह से हमने क्लासीफाई किया है तो ही आप इजीली इसको एग्जाम में कर पाएंगे, वरना आप भूल जाएंगे कि किसमें आपने क्या याद किया था। अगर आपको कोई भी ये कह रहा है ना कि भाई ये तो रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है, हाँ इस चैप्टर में आपको बाद में चीज़ें बार बार याद करनी पड़ती हैं, बट पहले समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन यहाँ पर हाँ नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या था कि भाई प्लैटीहेल्मिन्थीज में तीनों लेयर हैं, बट तीनों लेयर होने के बाद भी सीलोम नहीं है, तो ये तो एसीलोमेट हुए। अब अगला अगर हम एस्केहेल्मिन्थीज देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइला, बहुत क्वेश्चन आता है नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्यूडोसीलोम। तो स्यूडोसीलोम यानी फॉल्स सीलोम रखने वाला फाइलम में हमेशा आप एस्कैरिस का नाम याद रखेंगे, और एस्कैरिस से एस्केहेल्मिन्थीज बहुत ईजिली याद रहता है। मैं एग्जाम्पल याद करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार ना एस्केहेल्मिन्थीज और एनिलिडा बहुत मिलते जुलते से नाम है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती से स्यूडोसीलोमेट में एनिलिडा भी टिक करके आ जाते हैं तो आप गड़बड़ हो जाएगी। आप हमेशा ध्यान रखें फॉल्स सीलोम रखने वाला एनिमल है एस्कैरिस, तो एस्कैरिस का फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। और एस्केहेल्मिन्थीज में फॉल्स सीलोम क्यों हो तो पता है ना आपको, क्योंकि पार्शियली जो सीलोम है वो पार्शियली कवर्ड रहती है मीजोडर्म से, ठीक है। एंड फिर जितने भी फाइला बचे उन सब में ट्रू सीलोम है, जिसको आप यू सीलोमेट, यू भी लगा सकते हो या सिंपली सीलोमेट्स भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें पहले के टाइम में शाइजोसीलोमेट, एंटेरोसीलोमेट ये सब भी पूछा जाता था, बट अब वो नहीं पूछा जाता, तो आप उस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सब में क्या क्या कॉमन है, देखो सबकी सब बायलैटरल सिमेट्री है, सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अच्छा इसको भी कैसे याद रखोगे, देखो बहुत इजी है। इफ़ यू रिमेंबर
आप कई चैप्टर्स में पढ़ते हैं कि इन सब में से किसी में भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम बना था एनेलिडा में और कॉर्डेटा तक होता है ना, जिसमें हमने याद कर रखा है कि एनेलिडा और कॉर्डेटा जो पहला और आखिरी है, इन दोनों में क्लोज सर्कुलेशन, बाकी सब में ओपन सर्कुलेशन। तो आप ऐसे याद रखो, जो भी फाइला सर्कुलेटरी सिस्टम वाले हैं, जिनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, उन सब के कॉमन फीचर्स हैं। क्या कॉमन फीचर्स हैं? इन सब में बायलैटरल सिमेट्री है, ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये सब के पास ट्रू सीलोम है, और ये सब ऑर्गन सिस्टम लेवल शो करते हैं। ठीक है, बट ये मैं इसी बेसिस पे कह पा रही हूँ आपको, क्योंकि हमने समझ रखा है कि किस तरह से इनको क्लासीफाई किया गया है, रट के नहीं होगा। बस यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जिस पर अभी रिसेंटली भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है कि इकाइनोडर्मेटा, यहाँ पे स्टार पॉइंट करके लिखा हुआ है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जहाँ पे भी मैं आपको कह रही हूँ ना वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो, इसका मतलब मैं आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको वो तो याद रखना ही रखना है, उसको आपको छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, काइनोडर्मेटा में सबको पता होगा कि काइनोडर्मेटा वैसे तो देखो कितना एडवांस फाइल है, यहाँ पर आ रहा है काइनोडर्मेटा के बाद हेमीकॉर्डेट और फिर हम कॉर्डेट्स आ गए, बट फिर भी ये जो सिमेट्री शो करता है ना, वो सबसे लोअर वाली सिमेट्री शो करता है। इकाइनोडर्म्स में जो एडल्ट्स हैं वो बायलैटरल होने चाहिए ना, बट नहीं, इकाइनोडर्मेटा में जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, वो प्रिमिटिव सिमेट्री यानी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो इनके एडल्ट्स में आपको कौन सी सिमेट्री मिलेगी? इसमें लिखा है ना, दे एग्जिबिट बोथ सिमेट्री, इनमें रेडियल भी होती है और बायलैटरल भी होती है। और कितनी ताज्जुब की बात है कि रेडियल सिमेट्री इनके लार्वा में नहीं बल्कि इनके एडल्ट में होती है, जबकि बायलैटरल सिमेट्री जो एडवांस सिमेट्री है वो इनके लार्वा में होती है। ठीक है, बायलैटरल लार्वा में मिलेगी आपको, बायलैटरल में LA आ रहा है, लार्वा ऐसे भी याद रख सकते हो, और रेडियल सिमेट्री आपको एडल्ट में मिलेगी, ये AD आ रहा है, AD से एडल्ट याद रख सकते हो। ठीक है, या समझ के ट्रिक बना के जैसे भी, बट यू हैव टू रिमेंबर। डन, समझ में आ गया क्या? तो ये एक शॉर्ट मैंने आपको इसका सारे क्राइटेरिया रिवाइज करा दिए हैं, अब आपसे देखना PYQ फटाफट से सॉल्व होंगे। ठीक है, इसमें मैंने एक ट्रिक भी याद कराई थी आपको, बाप शेर बेटा सवा शेर, है ना, बोलते हैं ना हर नई जनरेशन अपनी पहले वाली जनरेशन से ज़्यादा स्मार्ट है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर है कि जो नई जनरेशन का मतलब जो अभी बच्चे हैं, तो बच्चे मतलब लार्वा, तो लार्वा के पास एडवांस सिमेट्री है यानी बायलैटरल, जबकि एडल्ट्स के पास प्रिमिटिव सिमेट्री है यानी रेडियल। ठीक है, आपसे अच्छा तो इस बात को कौन ही समझ सकता है, आजकल की जनरेशन तो बहुत स्मार्ट है। ओके, चलिए, तो 2024 में जो क्वेश्चन था वो देखो आप। फर्स्ट स्टेटमेंट है एनालिड्स आर ट्रू सीलोमेट्स, यस। पॉरीफेरन्स आर स्यूडोसीलोमेट, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, एक ही अकेला फाइलम है जो फॉल्स सीलोम रखता है, वो है एस्कैरिस यानी एस्केहेल्मिन्थीज। ठीक है, एस्केहेल्मिन्थीज आर एसीलोमेट, गलत। प्लेटीहेल्मिन्थीज आर स्यूडोसीलोमेट, अगेन रॉन्ग। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं बच्चों? यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट में हुआ सिर्फ एक, दैट इज A ओनली, यानी ऑप्शन हो गया 2। ठीक है, डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ विच फाइलम। देखो आ गया क्वेश्चन, 2023 में पूछा गया था कि रेडियल सिमेट्री किसके एडल्ट्स में नहीं मिलती, अभी अभी हमने किया इकाइनोडर्मेटा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस चलेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, देन कंसीडर फॉलोइंग फीचर्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या दिया है इन्होंने? अच्छा, इन्होंने 3 क्राइटेरिया आपको दिए और आपको बताना है कि किस एनिमल ग्रुप में ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, देखो नीट का ही क्वेश्चन है, इस तरह से भी क्वेश्चंस बनकर आते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल होना चाहिए, बायलैटरल सिमेट्री होनी चाहिए, ट्रू सीलोमेट होने चाहिए। अब ये तीनों फीचर्स तो अभी मैंने आपको बताए थे, एनालिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सब में है, प्लस साथ में एक कंडीशन और लगा दी इन्होंने, सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। तो कितने बच्चों को ध्यान है, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, यहाँ पे मेटामेरिज्म दे रखा है ना, सेगमेंटेशन बच्चों, इस पे भी आप स्टार बना देना। कई बार नीट में आता है कि सेगमेंटेशन, जो ट्रू सेगमेंटेशन है उसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं, यानी बॉडी या बॉडी का कोई पार्ट ट्रू सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन भी दे रखी है कि बॉडी इज एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। इसका डिटेल में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, दोबारा नहीं दे रही हूँ डिटेल्स। तो इसमें आपको 2 फाइला याद रखने हैं, 2 फाइला तो याद रखने हैं कौन से, एक तो एनालिडा, नहीं 2 नहीं 3 याद रखो, सॉरी, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। देखो एनालिडा में तो अर्थवॉर्म आता है, एनालिडा को हमेशा एन्यूलस रिंग से याद रखो, रिंग्स किसकी बॉडी पर पढ़ते हैं हम, अर्थवॉर्म की बॉडी पर। तो एनालिडा में पूरी बॉडी सेगमेंटेड है एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली।
आर्थ्रोपोडा में तो आप बोलते ही हो, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, अलग अलग तरह के सेगमेंट्स होते हैं। और कॉर्डेटा यानी हम, तो हमारे में जैसे मैंने आपको याद कराया था कि कॉर्डेटा में बैकबोन आप याद रखो, बैकबोन पूरी की पूरी सेगमेंटेड होती है, उसमें ट्रू मेटामेरिज्म होता है, ठीक है। तो आप इन तीनों को मेटामेरिज्म में याद, सेगमेंटेशन में याद रखेंगे, यहाँ पे लिख लेना अपनी एनसीईआरटी में ही। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है बच्चों, तो बताओ कौन सा आंसर होगा। ये मिल गया, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। अगर पूरा चैप्टर अच्छे से लॉजिकली कोरिलेट करके पढ़ा है ना आपने, तो आपको यकीन मानो आपको पूरा प्योर रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन तो समझ से ही सॉल्व हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, उड़ीसा में आपको पता है नीट 2019 अलग से हुआ था, तो वहाँ उसका पेपर का एक क्वेश्चन है, विच एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट्स। ट्रू सीलोमेट भी चाहिए इनको और बायलैटरल सिमेट्री भी चाहिए, तो देख लेते हैं कौन सा है। या तो हमारे पास एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक कोई एग्जाम्पल हमें मिल जाए, तो देखो यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा दिया है, बट बायलैटरल में आप एडल्ट को चूज नहीं कर सकते ना, और फिर एनेलिडा दिया है तो एनेलिडा को चूज कर लो। एस्केहेलमिंथेस और प्लेटीहेलमिंथेस तो हमारे बॉक्स से बाहर है ना, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं कैसे याद करवा रही हूँ आपको, कि इस बॉक्स को मत भूलना। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम रखने वाला बॉक्स है, इस बॉक्स में जो मैंने कॉमन फीचर्स बताए उसके बेसिस पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, डन। चलिए देन, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2010 में क्या पूछा गया था, विच काइंड ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक अभी देखा हमने, इसमें से आप स्पॉन्जेस हटा दो, कोरल्स किस में आते हैं, सीलेंट्रेटा हटा दो, टीनोफोरा हटा दो, तो बचा प्लेटीहेलमिंथेस। अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्लैटवॉर्म्स या प्लेटीहेलमिंथेस ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 लेयर्स रखते हैं, मीजोडर्म है इनके पास, लेकिन आप ये मत कर देना कि मीजोडर्म है तो सीलोम भी है, सॉलिड मीजोडर्म है इनके पास, दैट्स वाई सीलोम नहीं होती। ये देखो, ये वाला डायग्राम दिया है ना आपकी बुक में, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। यहाँ पर आपको ये दिखाया है, रुको पहले, इससे पहले एक डायग्राम और देखो, ये वाला डायग्राम, इसमें पहले आपको डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक दिखाया है। भाई डिप्लोब्लास्टिक तो वो होते हैं जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, बीच में सेल्स होती ही नहीं है, बल्कि मीजोग्लिया नाम का एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनमें जो रेड कलर वाला एरिया दिखाया है वो भी सेल्यूलर है, यानी सेल्स की लेयर बन गई है। अब सेल्स की लेयर को आप मीजोग्लिया नहीं कहेंगे, सेल्स की लेयर बन जाएगी तो आप उसे मीजोडर्म कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है एकदम सॉलिड है मीजोडर्म, इस वाले सेम यही डायग्राम दोबारा रिपीट हुआ है, ये रहा सेम डायग्राम है, मीजोडर्म एक सॉलिड लेयर की फॉर्म में है, ठीक है। तो इनको लिखा है ए सीलोमेट। कुछ बच्चे ना इसको सीलोम समझते हैं, नेवर, इसको मत सीलोम समझ लेना जो बीच में खाली जगह है, ये गट है, ये वो स्पेस है जो आगे जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम या गट या जो भी इनमें लोअर एनिमल्स में कैनाल वगैरह होती है उनको बनाता है। सीलोम ये नहीं है कभी भी, सीलोम बनता है बच्चों बाद में मीजोडर्म के थ्रू, जैसे इन दोनों डायग्राम में दिखाया है। तो इस डायग्राम में मीजोडर्म एक सॉलिड लेयर है, तो ये ए सीलोमेट हुए। यहीं पर आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि भाई ए सीलोमेट में जो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और ए सीलोमेट भी है, उसमें आपको प्लेटीहेलमिंथेस याद रखना है। फिर क्या हुआ, इसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम बना उसमें मीजोडर्म ना ऐसे पाउचेज में टूट गई, तो मीजोडर्म के पाउचेज में स्कैटर्ड होने की वजह से बीच बीच में खाली स्पेस बन गए, जो ट्रू सीलोम तो नहीं है बट फॉल्स सीलोम है, जिसका एक अकेला फाइलम है एस्कैरिस वाला फाइलम, यानी एस्केहेलमिंथेस। और फिर उसके बाद जितने भी फाइला बने उसमें ध्यान से देखो, मीजोडर्म क्लियरली 2 लेयर्स में स्प्लिट हुई है, एक लेयर अंदर है, एक लेयर बाहर है, और ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है जो कंप्लीटली मीजोडर्म से कवर्ड है, दिस स्पेस, इसको आप कहेंगे सीलोम या ट्रू सीलोम। और ये वाला जो कंडीशन है ये उस डब्बे में एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक के पूरे बॉक्स में प्रेजेंट होता है। तो दीज आर ट्रू सीलोमेट्स या यू सीलोमेट्स। समझ में आ गई ना बात आप लोगों को। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें सिंपली ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स चूज करने हैं, तो हमें फ्लैटवॉर्म्स का एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन 2010 का ही क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट, ठीक है। राउंड वॉर्म्स यानी एस्केहेलमिंथेस, सबको पता है ना, एस्केहेलमिंथेस को राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। क्यों, गोल थोड़ी ना होता है, एस्कैरिस तो धागे जैसा लंबा होता है, क्योंकि जब आप उसका क्रॉस सेक्शन लेते हो तो वो गोल दिखता है। जैसे आपका पेन है, मार्कर है, वो है तो सिलेंड्रिकल, लेकिन जब आप उसका सेक्शन लोगे तो गोल दिखेगा, दैट्स वाई इनको राउंड वॉर्म्स कहते हैं। जबकि फ्लैट वॉर्म्स भी लंबे हैं, पर फ्लैट वॉर्म्स का अगर आप सेक्शन लोगे तो जैसे आपका डस्टर होता है या मोबाइल होता है उस तरह से वो फ्लैट होते हैं, तो उनको कहते हैं फ्लैट वॉर्म्स, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। जबकि ये भी लंबे हैं, बट ये लंबे होने के साथ साथ गोल सिलेंड्रिकल है, ठीक है।
डन। तो राउंड वॉर्म्स के लिए इन्होंने लिखा है एस्केहेलमिन्थेस स्यूडोसिलोमेट। रट लो इस बात को कि एस्कैरिस वाला जो फाइलम है वो फॉल्स सीलोम रखता है। तो यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वैसे हमें मिल गया हमारा आंसर, बट और देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। मॉलस्का ए सिलोमेट हो ही नहीं सकते, इंसेक्ट स्यूडोसिलोमेट बिल्कुल नहीं, फ्लैटवॉर्म्स को सिलोमेट कह दिया, गलत से, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये हमारे जो मुझे कुछ कॉमन क्वेश्चंस लगे बेसिस पर वो मैंने ले लिए। अब हम इसमें आते हैं आगे कि आपको जो पूरी नॉलेज होती है एनिमल्स के क्लासिफिकेशन की, जो हमने अभी रिवाइज किया, उसके बेसिस पर आप कौन से क्वेश्चन कर लोगे। तो देखो अगेन 2024 में एक क्वेश्चन तो भी पहले देखा था, एक और क्वेश्चन था इस चैप्टर से, आपको मैच द कॉलम करना है, ठीक है। तो प्लूरोब्रैकिया, किसको याद है प्लूरोब्रैकिया कहाँ पढ़ा था? लो देखो फटाफट, प्लूरोब्रैकिया यहाँ पर आया है क्या? जो ब्रदर फाइला बोल रही हूँ मैं तुम्हें दो, एक तो ये वाला सीलेंट्रेटा और दूसरा टीनोफोरा। तो टीनोफोरा में आपकी बुक में एक फोटोग्राफ दे रखी है जिसका नाम है प्लूरोब्रैकिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लूरोब्रैकिया है। दो ही एग्जाम्पल हैं बच्चों। देखो अगर कोई बच्चा बहुत दिन बाद ये एनिमल किंगडम कर रहा होगा ना, तो उसको लग रहा होगा ये प्लूरोब्रैकिया कहाँ पढ़ा था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, ऐसे भूल जाता है हमारा दिमाग। चाहे हो सकता है जब आपने एनिमल किंगडम पढ़ा और उसका इंडिविजुअल टेस्ट दिया हो तो 100% मार्क्स आए हों, बट जिन चीज़ों को हम रिवाइज नहीं करते हमारा ब्रेन उन चीज़ों को उड़ा देता है, बस उसकी धुंधली सी यादें रह जाती हैं। इसलिए बायो में बच्चों के साथ ऐसा होता है कि आप कहते हो कि मैम हमें बायो बहुत ईजी लगती है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, बट मार्क्स नहीं आते, क्योंकि बायो को समझने के बाद रिटेन करने के लिए आपको बार बार पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लूरोब्रैकिया हमेशा याद रखना है आपको। ये तो याद रहता है क्योंकि टीनोफोरा से बिल्कुल मिलता जुलता नाम है टीनोप्लेना, प्लूरोब्रैकिया भी यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो प्लूरोब्रैकिया को मैं किससे मैच करूं? ये रहा टीनोफोरा, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए दिया नहीं, वरना यहाँ पे सीलेंट्रेटा होता ना तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, ठीक। रेड्यूला सबको ध्यान रखना है। मॉलस्का फाइलम में टीथ लाइक स्पेशल स्ट्रक्चर जो होता है, फीडिंग ऑर्गन जो होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तब उसमें आएगा। स्टोमोकोड हेमिकॉर्डेटा में हमने पढ़ रखा है। जो हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेट समझते थे ना, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा में हमें लगता, मतलब हमें क्या, साइंटिस्ट को लगता था कि नोटोकॉर्ड होता है, बट बाद में पता चला कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है, वो तो एक अलग से कोई डाइवर्टिक्यूलम है, कुछ प्रोजेक्शन है, दैट इज स्टोमोकोड। तो उसको फिर फाइलम को ही अलग कर दिया, मतलब कॉर्डेटा से अलग कर दिया और एक नया फाइलम बना दिया हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। इसका नाम दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में भी, देखना आप आगे। और एयर ब्लैडर आपको पता है बोनी फिशेज में होते हैं, यानी ऑस्टिक्थीज, ओके। तो ए का सेकेंड हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन हमें सबसे लास्ट में करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ये रहा ऑप्शन 2। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द कॉलम। ये भी देखो 2024 का क्वेश्चन है, अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुके इस वाले चैप्टर से, ठीक है, 2024 में। टेरोफिलम क्या है, याद आ रहा है किसी को? एंजल फिश, ठीक है। ये क्वेश्चंस बच्चों लास्ट में होने चाहिए थे, शुरू में क्यों आ गए? अभी जब मैं आपको पूरा रिवीजन करा दूंगी ना, तब आप इन क्वेश्चंस को ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे, बट चलिए कोई नहीं, 1 मिनट रुको ज़रा, मुझे देखने दो। अच्छा ठीक है, थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है, चलो फटाफट कर लेते हैं। अच्छा ये पूरा है, इसमें ऐसे अलग अलग ना फाइलम वाइज डिवाइड नहीं कर पाई मैं क्वेश्चंस को, राइट। यहाँ पे आपको बस अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू हो गया, अब उसमें कॉमन क्वेश्चंस और फाइलम वाइज क्वेश्चन सब एक साथ मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स पूछे जाते हैं, ठीक। तो टेरोफिलम एंजल फिश है, मिक्सीन हैगफिश है, माई हैगफिश याद कर रखा है हमने, प्रिस्टिस सॉ फिश है और एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश है। कहेंगे मैम आपको फटाफट कैसे याद आ रहा है, हमें तो याद ही नहीं है। तो वही मैं आपको इतनी बार पढ़ाती हूँ, खुद भी पढ़ती हूँ, रिवीजन भी करते रहती हूँ, तो बस याद रहता है। तो आप भी ठीक है, हमारे जितनी बार तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपको तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, बट हाँ आप जितनी ज़्यादा बार इस तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे आपको बहुत फटाफट एग्जाम्पल्स याद आएंगे। ए का थर्ड 2 ऑप्शंस में है, तो मुझे बी पता होना चाहिए, ये रहा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अगेन 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। देखो 2024 में अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं। 2024 में 2 क्वेश्चंस ये रहे, एक पहले था और ये चौथा क्वेश्चन है ये 2024 का। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं बच्चों, और आपको बताना है इनमें से कौन से करेक्ट हैं, ठीक है। ये आधा है क्या क्वेश्चन? द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट्स, उसके बाद ये तो लिखा ही नहीं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और इनकरेक्ट। चलो कोई नहीं, कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा। देखो ध्यान है तुम्हें, तुम्हारी एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है जिसमें तुम नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में डिफरेंस करते हो। ये रही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कॉर्डेट्स के 4 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं,
कॉर्डेट्स के पास वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती, तो उनमें से आता है एक तो नोटोकॉर्ड, जिसके बेसिस पर इनका नाम पड़ा कॉर्डेटा। दूसरा नर्व कॉर्ड। अब नर्व कॉर्ड तो नॉन कॉर्डेट्स के पास भी होती है या नहीं होती, नर्वस सिस्टम बनता है ना उनमें भी, लेकिन फर्क ये है कि अगर आप नर्व कॉर्ड, यहाँ पे नर्व कॉर्ड से ही बच्चों CNS बनता है। जिसने मुझसे NCERT लाइन टू लाइन सीरीज में पूरा चैप्टर पढ़ रखा है उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था उस चैप्टर में कि नर्व कॉर्ड से ही हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनता है, यानी वही हमारा CNS बनाता है, ठीक है। और नोटोकॉर्ड हमारी बैकबोन बनाती है, वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैम इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो बहुत बड़ा फ़र्क है बच्चों। नोटोकॉर्ड अभी तो कार्टिलेज का बना है और बाद में बोनी स्ट्रक्चर में बदलेगा, ठीक है, यानी ये बोनी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट। जबकि नर्व कॉर्ड जो कि हमारा नर्वस सिस्टम बनाएगा, CNS बनाएगा, वो नर्वस टिश्यू है, न्यूरॉन्स का बना हुआ है। कहाँ बोन्स और कहाँ न्यूरॉन्स, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सो मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो CNS या नर्व कॉर्ड है, अगर आप उसे कॉर्डेट्स में देखेंगे यानी हमारे में देखेंगे, तो यू ऑल नो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, पीछे की तरफ यानी डॉर्सल सरफेस पर है। हमारे पास हॉलो नर्व कॉर्ड है ना, आप बोलते हो ना हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है CSF, तो जैसे पेन में रिफिल भरी होती है बिल्कुल वैसे ही हमारा नर्व कॉर्ड है, हॉलो है, और एक ही नर्व कॉर्ड है हमारे पास, तो सिंगल। तो बहुत आसान है याद रखना कि कॉर्डेट्स में यानी हमारे में डॉर्सल है, हॉलो है और एक है। जबकि नॉन कॉर्डेट्स में जब आप कॉकरोच के बारे में पढ़ते हो या कोई भी इकाइनोडर्मेटा के बारे में, एनेलिडा अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ते हो, तो आप देखते हो हम उनका नर्व कॉर्ड हमेशा वेंट्रल सरफेस पर बनाते हैं, जो अर्थ की तरफ है, जो लैंड की तरफ है, ठीक है। और उनके पास 2 नर्व कॉर्ड्स बनाते हैं, तो उनका डबल है, वेंट्रल है, और उनमें CSF जैसा कुछ नहीं होता, यानी सॉलिड है, जैसे रॉड होती है बिल्कुल वैसा। क्लियर? तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ के ध्यान रखना है डिफरेंस, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरा ये होता है कि जो कॉर्डेट्स हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बच्चों की, इनका जो ये फैरिंग्स वाला पार्ट होता है, इस फैरिंग्स में दो, जैसे फैरिंग्स को आप ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में समझो, तो ट्यूब के दोनों तरफ ना ऐसे कट्स लगा दो आप सिंपली, तो कट्स को ही स्लिट्स कहते हैं। एक ट्यूब लो, एक पाइप लो, और उस पाइप में लेटरली इधर भी कट्स लगा दो और इधर भी कट्स लगा दो, तो वो जो कट्स दिख रहे हैं उन्हीं कट्स को कहते हैं गिल स्लिट्स, ठीक है। तो कॉर्डेट्स में आपको हमेशा गिल स्लिट्स मिलेंगे और ये पेयर्ड होंगे, मतलब ट्यूब के इधर भी होंगे इधर भी होंगे, लैटरली कोई चीज़ है तो पेयर्ड होगी ना, तो ये पेयर्ड होते हैं, लैटरली सिचुएटेड होते हैं। तो ऐसा भी लिखा आता है कई बार ऑप्शंस में कि कॉर्डेट्स के पास लैटरल पेयर्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, फैरिंजियल गिल स्लिट्स भी बोल देते हैं इनको, क्योंकि ये फैरिंग्स पर है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, या तो गिल स्लिट्स लिखा हुआ आ जाएगा या फैरिंजियल गिल स्लिट्स लिखा हुआ आ जाएगा, एक ही बात है। और फैरिंजियल गिल स्लिट्स कैसे हैं, लेटरल सिचुएटेड हैं, तो लेटरली हैं और हमेशा पेयर्ड होंगे। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कॉर्डेट्स का। जबकि इस तरह के गिल स्लिट्स आर एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स। कुछ नॉन कॉर्डेट्स में आपने गिल्स तो पढ़े हैं, जैसे मॉलस्का में, आर्थ्रोपोडा में बुक गिल्स पढ़े हैं, मॉलस्का में भी इसमें दे नहीं रखा, कुछ मॉलस्का में गिल्स होते हैं, बट गिल स्लिट्स नहीं होते, ठीक है। गिल स्लिट्स अलग चीज़ है, गिल्स अलग चीज़ है। यहाँ कॉर्डेट्स में ये जो गिल स्लिट्स हैं बच्चों, जैसे इनसे फिशेस बनेगी अगर, तो फिशेस में तो ये गिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट जो एम्फीबियन या रेप्टाइल, एप्स, मैमेलिया हैं, उनमें ये गिल स्लिट्स आगे जाकर डीजनरेट हो जाते हैं। ये आपको सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलते हैं। अच्छा, प्राइमरी कैरेक्टर्स का मतलब आप कहेंगे मैम हमारे पास तो गिल स्लिट्स हैं ही नहीं, हम तो कॉर्डेट्स हैं, हमारे पास नहीं है, बट हमारे एम्ब्रियो में होती हैं ये गिल स्लिट्स, बट इनका कोई यूज़ नहीं होता, तो ये खत्म, मतलब डीजनरेट हो जाती हैं, यूँ समझ लो तुम, ठीक है। सो हर कॉर्डेट की लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं ये चारों फीचर्स होंगे बच्चों, बट नॉन कॉर्डेट्स में आपको ये नहीं मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर एक एक्सेप्शन ज़रूर है कि जो हेमी कॉर्डेटा है ना, जो पहले कॉर्डेटा का ही पार्ट था, उसमें भी गिल स्लिट्स होती हैं, ठीक है, लिखा हुआ है हेमी कॉर्डेटा में, शायद देख लेना आप NCERT में, हेमी कॉर्डेटा में गिल स्लिट्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। और वहाँ पर लेकिन है ना ऐसी वाली गिल स्लिट्स नहीं होती, लैटरल और पेयर्ड नहीं होती, बल्कि डॉर्सल ही होती हैं फैरिंग्स पे, और अनपेयर्ड होती हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो गिल स्लिट्स आर एक्सेप्शनली प्रेजेंट इन हेमी कॉर्डेटा। अब हेमी कॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेट्स में ही रखा गया है, क्लियर। एंड लास्ट पोस्ट एनल टेल, जो एनस है उससे पीछे की तरफ एक प्रोजेक्शन निकला रहता है, दैट इज पोस्ट एनल टेल। अगर अगेन आप कहेंगे मैम हमारे पास नहीं है, तो यू नो हमारे एम्ब्रियो में टेल होती है, ठीक है। और पोस्ट एनल टेल किसी भी नॉन कॉर्डेट में नहीं होती। अगर किसी नॉन कॉर्डेट में टेल है, जैसे हम एस्कैरिस में बोलते हैं टेल है, स्कॉर्पियन में बोलते हैं टेल है, तो वो पोस्ट एनल टेल नहीं है, वो सिंपली बॉडी का एक प्रोजेक्शन है, जिसे आप एनाटॉमिकली पोस्ट एनल टेल नहीं कह सकते, ठीक है।
तो ये 4 मेजर डिफरेंस हैं जो नॉन कॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स से अलग करते हैं। उसके अलावा एक डिफरेंस यहाँ पे एडिशनली और दे रखा है, वो ये कि आप सबको पता है हमारा हार्ट कहाँ है, डॉर्सल या वेंट्रल। हमारा हार्ट तो वेंट्रल ही है, तो नॉन कॉर्डेट्स में सब में तो हार्ट नहीं होता। एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक की तो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना बच्चों, तो एनेलिडा से पहले तो किसी में भी हार्ट नहीं हो सकता, बट एनेलिडा के बाद अगर हार्ट है, जनरली है, तो वो हार्ट हमसे जस्ट ऑपोजिट यानी डॉर्सली प्रेजेंट होगा, ना कि वेंट्रली। अगर कंफ्यूज हो वेंट्रल डॉर्सल में, सिर्फ खुद को याद कर लेना, हम कॉर्डेट्स हैं, जो हमारे पास है उसका ऑपोजिट नॉन कॉर्डेट्स में है। डन, समझ में आ गया अच्छी तरह से ये पॉइंट। चलिए, तो इसके बेसिस पर अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 2024 में देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन था। हमें नॉन कॉर्डेट्स के लिए चूज करना है बच्चों, तो ये कह रहा है इनका फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, नहीं। नोटोकॉर्ड इनमें एब्सेंट होती है, यस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, नहीं, क्योंकि हमारा डॉर्सल है तो नॉन कॉर्डेट्स का वेंट्रल है, ठीक है। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, यस, ध्यान से देख लो, हमारा हार्ट वेंट्रल है तो नॉन कॉर्डेट्स का डॉर्सल है। वैसे भी कॉकरोच वगैरह में हार्ट डॉर्सली प्रेजेंट होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। वो सॉरी, ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो ऐसे सिली मिस्टेक हो जाती है, एकदम से समझाते समझाते गलत टिक कर दिया और फिर वही टिक हो जाता, तो नीट में कट जाते मेरे -5 हो जाते, ठीक है। सो तो आपकी ब्रेन की अलर्टनेस बहुत मैटर करती है ना, मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि इन लास्ट 3 मंथ्स में IQ तो जो है हमारा वो है, हमें EQ पे भी वर्क करना है। हम जितना खुद को स्टेबल रख के, एंजाइटी को दूर रख के अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे फोकस के साथ, उतनी सिली मिस्टेक कम होगी, ठीक है। एंड लास्ट दिया है पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, तो यस, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट है। तो इनमें से कौन कौन से फीचर्स नॉन कॉर्डेट्स के लिए सही हैं? B, D एंड E। B, D एंड E आर अप्लाई ऑन द नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, क्लियर है, सही है ना। इस तरह के क्वेश्चन में एक बार हल्का सा फटाफट क्रॉस चेक और कर लिया करो कि हमने ऑप्शन मैच करने में या ट्रू फॉल्स करने में गलती तो नहीं कर दी। वैसे टाइम कम होता है वहाँ आपके पास, बट फिर भी कोशिश करनी है, थोड़ा थोड़ा क्रॉस चेक करते चलो। आगे बढ़ें, चलिए। तो 2024 में 4 क्वेश्चन देख लिए हमने इस चैप्टर के, अलग अलग तरह से पूछे गए हैं। नाउ 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको यूनिक कैरेक्टर बताना है, ऐसा स्पेशल कैरेक्टर जो मैमल्स में होता है, ठीक है भाई, देखते हैं। हेयर, पिन्ना एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। इस चैप्टर में कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मैम डेवलपमेंट 2 तरह का होता है, एक तो वो जिसमें लार्वा प्रेजेंट है और एक वो जिसमें लार्वा एब्सेंट है। तो कैसे याद रखोगे? बहुत आसान है बच्चों। अगर किसी में लार्वा बन रहा है तो आपको पता है लार्वा एडल्ट के जैसा नहीं दिखता। जैसे फ्रॉग का लार्वा है टेडपोल, टेडपोल अलग ही, उसमें टेल होती है, पानी में रहता है, गिल्स भी होते हैं, जबकि फ्रॉग एकदम अलग है उससे। जनरली आप देखना लार्वा जो है वो एडल्ट से अलग होता है, यानी एडल्ट बनने से पहले बीच में एक एडिशनल स्टेज आ रही है, दैट इज इनडायरेक्ट स्टेज। तो आप लार्वा प्रेजेंट वाले डेवलपमेंट को कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन अगर लार्वा जैसा कुछ बना ही नहीं, जो भी है एग जाइगोट, उससे डायरेक्टली एक वैसा का वैसा छोटा एनिमल बन गया, डायरेक्ट एनिमल बन गया, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी जब लार्वा नहीं बन रहा उस डेवलपमेंट को आप डायरेक्ट कहेंगे, सीधी सी बात है। तो क्या मैमल्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है? नहीं भाई, हमारे में कोई लार्वा नहीं होता, कहीं नहीं पढ़ा आपने। लार्वा लास्ट बनता है बच्चों फ्रॉग्स में, एम्फीबियंस में लार्वा लास्ट बनता है, रेप्टाइल्स में कभी आपने लार्वा नहीं पढ़ा, ना ही बर्ड्स में, ना ही मैमल्स में, कोई एक्सेप्शन नहीं है। लास्ट के जो 3 हैं, मैंने आपको इसको परम सीक्वेंस में याद करा रखा है ना, पाइसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स और मैमेलिया। तो राम में हमेशा ध्यान रखना, ना तो कभी भी लार्वा होता है और हमेशा इन तीनों में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। चाहे रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में कोई भी पानी में भी रहता है ना, तो भी उसमें रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं। आप देख लो क्रोकोडाइल में लंग्स होते हैं, कोई भी मैमल अगर पानी में रह रहा है, डॉल्फिन है, वेल्स हैं, तो उनमें भी लंग्स होते हैं, इसलिए उन्हें बार बार पानी से बाहर आना पड़ता है एयर से सांस लेने, ब्रीद करने। लंग्स में पानी नहीं भरना चाहिए वरना मर जाएंगे फिर वो, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है पॉइंट। डन। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? पिन्ना, ठीक है भाई। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, ये तो आपने पढ़ा है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी में कि हमारे में जो स्कल है डाइकॉन्डाइलिक होता है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल निकले रहते हैं 2, तो ये भी गलत हो गया। देन हेयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मेमोरी ग्लैंड्स। हेयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मेमोरी ग्लैंड में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बताओ किसको याद है क्या होता है? दिस इज ईयर ड्रम, कान का पर्दा। क्या ये सिर्फ मैमल्स के पास है? जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जो फ्रॉग होते हैं, या फ्रॉग भी तुमने पढ़ रखा है, वहाँ से भी तुम कोरिलेट कर लो। फ्रॉग्स पे हमें ईयर्स नहीं दिखते बाहर की तरफ, लेकिन ऐसे 2 कान के पर्दे दिखते हैं, इसका मतलब वो उनका ईयर ड्रम है और वहीं से वो साउंड वेव्स रिसीव करते हैं। तो ईयर ड्रम तो फ्रॉग में ही बन गए,
तो उसके बाद रेप्टाइल में भी होंगे, बर्ड्स में भी होंगे और मैमल्स में भी होंगे। तो ये मैमल्स का यूनिक कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, बट यूनिक नहीं है, ठीक है। फिर बचा हेयर, यस, पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड। ये तीनों ऐसे फीचर्स हैं जो मैमल्स के अलावा किसी में भी नहीं होते। हेयर सिर्फ मैमल्स में है, पिन्ना सिर्फ मैमल्स में है, बर्ड्स में भी आप देखो कभी पिन्ना नहीं होता। बर्ड्स में कान का छेद होता है जिसको आप एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग बोलते हैं, बट उस पर कभी भी पिन्ना नहीं होता, ठीक है। और मेमोरी ग्लैंड्स भी सिर्फ मैमल्स में ही हैं। बट हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कह रहा है ये क्वेश्चन कि सारे मैमल्स में हेयर होना जरूरी है, ऐसा नहीं है बच्चों। कई सारे मैमल्स ऐसे हैं जो एक्वेटिक मैमल्स हैं, वेल वगैरह, डॉल्फिन, उनमें हेयर नहीं होते बॉडी पर, ठीक है, बट जिनमें भी हेयर होते हैं वो डेफिनेटली मैमल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही पिन्ना, कुछ एनिमल्स मैमल्स हैं, एक्सेप्शंस मुझे ध्यान नहीं आ रहे, जिनमें पिन्ना भी नहीं होता, ठीक है। और मेमोरी ग्लैंड, लेकिन इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर कोई भी एनिमल को आपको मैमल्स में रखना है तो मेमोरी ग्लैंड तो उसमें होनी चाहिए। इनफैक्ट जो ओवीपेरस मैमल्स है ना, जो एग लेइंग हैं, प्लेटिपस और एकिडना, वो तो एग देते हैं, लेकिन फिर भी उनमें मेमोरी ग्लैंड्स हैं, इसीलिए तो आपने उनको मैमल्स में रखा है। बैट, चमगादड़, बिल्कुल दिखने में बर्ड जैसा है, रख दो उसे बर्ड में, नहीं, बर्ड्स को भी इसी में मैमल्स में रखा गया है, क्योंकि बर्ड्स आर विवीपैरस, बर्ड्स डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं और उनके पास भी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया ऑप्शन 4। डन, आगे बढ़ें। मतलब हमारा पर्पस सिर्फ PYQs करना नहीं है बच्चों, मैं PYQs के थ्रू आपको फटाफट सारी चीज़ें रिवाइज कराना चाहती हूँ जो आप पढ़ चुके हैं। कोई बच्चा ये सोच के सेशन अटेंड कर रहा है कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मेरे को PYQs से ही पढ़ाई हो जाए, PYQs से ही टॉपिक तैयार हो जाए, तो प्लीज़ इस गलतफहमी में मत रहना, ऐसा नहीं होता बच्चों। मेहनत के तरीके से ही होती है, सिलेक्शन के तरीके से ही होता है। वही जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ो, जो भी टीचर को तुम फॉलो करते हो ढंग से तरीके से उसको पढ़ो, टॉपिक को, उसके नोट्स बनाओ या एटलीस्ट NCERT में उसको हाईलाइट करो, फिर आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके टेस्ट दो, रिवीजन करो, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेट्स। एनिमल किंगडम चैप्टर ऐसा है जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली टॉपिक वाइज नहीं बता रही हूँ, मिक्स चीज़ें हैं, तो मैं आपको सब कुछ कवर करते चलूँगी, डोंट वरी, जो रह जाएगा वो हम अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेट्स, ठीक है, देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ अ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, कॉर्डेट्स की बात हो रही है बच्चों। मान लो ये वर्ड आपके लिए नया है, तो ये तो पता है ना आपको कि सॉलिड एंड डबल थोड़ी ना होता है हमारे पास कैसा नर्व कॉर्ड है, पीछे की तरफ है हमारा डॉर्सल है, हॉलो है एंड सिंगल है, ठीक है। मिड डॉर्सल का मतलब होता है जैसे कॉकरोच है, तो कॉकरोच में तो वेंट्रली होता है, चलो मिड डॉर्सल का मतलब ये होता है कि डॉर्सल सरफेस पर होना चाहिए और बीचों बीच होना चाहिए। तो यस, ये क्राइटेरिया तो हम फुलफिल कर रहे हैं, हमारा जो नर्व कॉर्ड है वो मिड डॉर्सल है, बट ये दोनों फुलफिल नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सबको पता है कॉर्डेट्स में क्लोज है हमारे पास ब्लड। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं है ना मैम, ओपन और क्लोज क्या होता है। ऐसा भी कोई बच्चा आया है क्या सेशन अटेंड करने? हाँ, बेसिक्स बहुत वीक हैं, अभी वर्क करो अपने बेसिस पर। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब बॉडी में हार्ट है, ब्लड भी है, पर ब्लड वेसल्स का एक जाल नहीं है, यानी ब्लड क्लोज नहीं रहेगा, हार्ट ब्लड को पंप करेगा, पूरी बॉडी में ब्लड का स्विमिंग पूल हो जाएगा जिसमें ऑर्गन्स नहा रहे हैं, ओपनली है ब्लड। और पूरी बॉडी में मतलब पूरी बॉडी में जो कैविटी है उसको आप सीलोम कहते हैं। तो जिनके पास भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो जो डब्बा है ना एनालिडा से लेकर कॉर्डेट तक, उसमें बीच में स्पेशली आर्थ्रोपोडा एंड मॉलस्का, इन दोनों को सबसे ज़्यादा याद रखा जाता है, क्योंकि बाकी आगे वाले दो में सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप नहीं होता। जो वो बचे ना हेमिकॉर्डेटा और काइनोडर्मेटा, उनमें बहुत रिड्यूस टाइप का होता है। तो मेनली अगर आपसे कभी भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे ना, तो आपको आर्थ्रोपोडा एंड मॉलस्का याद रखना है। बाई चांस ऑप्शंस में हेमिकॉर्डेटा एंड काइनोडर्मेटा भी हो तो फिर आप उसे भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ओपन का मतलब होता है जैसे कि कॉकरोच में, स्नेल्स में पूरी बॉडी में ब्लड स्विमिंग पूल की तरह है जिसमें ऑर्गन्स नहा रहे हैं, और वो स्विमिंग पूल की तरह ब्लड किस में भरा हुआ है, उनकी सीलोम में, या वो सीलोम अगर साइनसेस में डिवाइडेड है तो ऐसा बोल देते हैं साइनस। साइनस मतलब भाई सीलोम ऐसे स्विमिंग पूल की तरह तो खाली नहीं पड़ी ना बॉडी अंदर, ऑर्गन्स तो है ही ना बॉडी में, तो ऑर्गन्स के बीच बीच में जो थोड़े थोड़े गड्ढे बचे वो साइनस हो गए एक तरह से, ठीक है। सो कैविटीज बची वो साइनस हो गए। तो इनमें हम बोलते हैं कि ब्लड ओपनली पूरी बॉडी में है, यानी सीलोम में है, और ऐसी सीलोम को हीमोसील भी कह देते हैं। देखो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको जो भी याद आ रहा है मुझे उस टर्म से रिलेटेड वो सारी चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। तो ब्लड पूरी बॉडी में ओपनली है,
दैट इज इन द सीलोम, या लिखा आ जाएगा इन द साइनसेस। ओके, उनको सीलोम भी बोल सकते हैं या सीलोम डिवाइडेड है साइनसेस में, ठीक है। ऐसी सीलोम विच इज फिल्ड विद ब्लड, उसे आप बोल देंगे हीमोसील। और जनरली इनमें ब्लड कलरलेस होता है, इसलिए ऐसे ब्लड को हीमोलिम्फ भी बोल देते हैं। अब देखो ब्लड एंड लिम्फ तो अलग अलग है हमारे में, बट इन एनिमल्स में क्योंकि ब्लड कलरलेस है और हमारे में लिम्फ कलरलेस होता है, तो ऐसे ब्लड को हीमोलिम्फ भी कह देते हैं, क्योंकि ब्लड के पास कोई भी पिगमेंट नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, यानी बट ऑब्वियस ब्लड का O2 CO2 के ट्रांसपोर्ट में भी कोई रोल नहीं है। अब देखें जरा, कोरिलेट करो कि आर्थ्रोपोडा में जब हम कॉकरोच पढ़ते हैं तो कॉकरोच में हम कहते हैं कि कॉकरोच में जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का, वो ट्रैकियोल और सेल्स के बीच में डायरेक्ट होता है। ब्लड हैज़ नो रोल इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है, क्लियर। मतलब कहीं से भी अगर आपको पूरी नॉलेज हो गई है तो आप कहीं से भी उठाकर चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं, और यही आपकी स्ट्रेंथ है बच्चों। अगर इस तरह की बायोलॉजी आपने स्ट्रांग बना ली है अपनी, तो आपकी सिली मिस्टेक्स बिल्कुल ना के बराबर होती जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया क्या? हाँ, मॉलस्का में अगेन उसमें याद रखना कुछ जगह एक्सेप्शंस होता है जहाँ पर ब्लड कलरलेस नहीं है बल्कि ब्लू कलर्ड ब्लड भी होता है, हीमोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट होता है उसकी वजह से, ठीक है। और अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें बच्चों, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? सबसे पहला यानी एनिलिडा, और सबसे आखिरी यानी कॉर्डेटा फाइलम में। एनिलिडा का मेंबर हमेशा याद रखो, एन्युलस यानी रिंग्स यानी अर्थवॉर्म, कॉर्डेटा सबको पता है। तो क्लोज का मतलब हार्ट है हमारे पास, ब्लड है हमारे पास, और पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। जब भी हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड क्लोज रहेगा, किसके अंदर घूमेगा? ब्लड वेसल्स के अंदर ही घूमेगा, वहीं से चीज़ों का डिफ्यूजन होगा, ठीक है, डन। सो ये सीधा सीधा हो गया। देन प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। अब अगर कोई गिल स्लिट्स ही पढ़ के रखता तो उसको लगता है यार ये क्या दे रखा है, बट हमने अभी अभी देख लिया। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, क्या हमारा हार्ट डॉर्सली है? नहीं, हमेशा चेक करो, ऐसे जल्दीबाजी में नहीं, जल्दीबाजी में करोगे गलत हो जाएगा। प्लीज़ चेक करो खुद को, देखो कि यस कहाँ है हार्ट, हार्ट हमारा वेंट्रली है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं हम, बिल्कुल हैं, बट क्या हम स्यूडोसिलोमेट हैं? नहीं, स्यूडोसिलोमेट इकलौता फाइलम एस्केहेलमिन्थीज, ठीक है। यही तुम्हें मेरे साथ PYQs इसी सेशन में तुम्हें रट जाएंगे कुछ पॉइंट्स तो, ठीक है। सो हमें कॉर्डेट्स के लिए पॉइंट्स चूज करने थे बच्चों, तो कॉर्डेट्स के लिए हमको 2 ही पॉइंट मिले, B एंड C। सो B एंड C ये रहा ऑप्शन 4, ठीक है। जस्ट इस चीज़ में ज़रूर कंफर्म कर लेना कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ। आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन किसका बना है बच्चों? यू ऑल नो, काइटिन का बना है, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। एक जगह और काइटिन पढ़ते हो आप, फंजाई की सेल वॉल में, ठीक है। व्हाट इज काइटिन? काइटिन इज अ पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। देखो काइटिन से एकदम जल्दीबाजी में ध्यान नहीं रहा, क्यूटिन कर दिया, घर आके पता चला यार काइटिन, क्यूटिन को काइटिन पढ़ लिया था हमने, ठीक है। ऐसी गलतियाँ होती हैं बच्चों, तो आपको नहीं करनी है। लेकिन आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्या है? इन सब के बारे में जानते हो ना तुम। क्यूटिन क्यूटिकल बनाता है, सेल्यूलोज अगेन कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोजामीन, जब हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स में नाम आता है ना, NAG, NAM, N एसिटाइल ग्लूकोजामीन, तो ये भी एक तरह की मॉडिफाइड शुगर्स होती हैं, ये कुछ मॉडिफाइड शुगर्स होती हैं, ठीक है। तो ग्लूकोजामीन, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के ही नाम हैं, ओके। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक हैज़ एडिशनल चैम्बर्स? वेरी गुड क्वेश्चन, 2022 में आया था। लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड, बताया भी था मैंने तुम्हें जब कॉकरोच पढ़ाया था, तब बताया था कि कॉकरोच में याद करो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, कि कॉकरोच में जो ईसोफेगस है वो स्टमक में नहीं खुलती, बल्कि ईसोफेगस इस तरह से क्रॉप में खुलती है, जहाँ पर कॉकरोच अपने फूड को स्टोर कर लेता है ना। और फिर ये बंद नहीं हो रहा, मतलब ये यहाँ पे बंद मत कर देना इसको तुम, खत्म नहीं हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर क्रॉप के बाद यहाँ पर गिजर्ड होता है ना, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें अंदर काइटिनस टीथ होते हैं, और यहाँ पर जैसे मिक्सी में हम मिक्सर में ग्राइंडर में चीज़ों को पीसते हैं, बिल्कुल वैसे कॉकरोच अपने फूड को च्यू करता है गिजर्ड में। तो क्रॉप एंड गिजर्ड ये 2 एडिशनल चैम्बर है, और सेम ऐसी ही कहानी बर्ड्स की भी होती है। अब बर्ड्स आप डिटेल में नहीं पढ़ते, बट बर्ड्स में ये लाइन लिखी हुई है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि बर्ड्स के डाइजेस्टिव ट्रैक में भी आपने देखा है बर्ड्स के टीथ तो हैं ही नहीं, और हम कहते हैं कि बर्ड्स तो सीड्स खाते हैं, तो वो सीड्स को चबाते कैसे हैं? तो बर्ड्स क्या करते हैं, आपने देखा है चुगते रहते हैं, तो वो जब अपना दाना चुग रहे हैं तो वो दाने को अंदर लेते जा रहे हैं, और कहाँ स्टोर कर रहे हैं? अपने क्रॉप में, और क्रॉप के नीचे लगा हुआ है ग्राइंडर, दैट इज गिजर्ड, वहाँ पर उसको च्यू कर लेंगे,
ठीक है, क्लियर। तो क्रॉप एंड गिजर्ड किस में होता है, हमेशा याद रखो, क्रॉप एंड गिजर्ड इंसेक्ट्स में है एंड बर्ड्स में है। इंसेक्ट्स और बर्ड्स में ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। सो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है भाई, कॉर्वस। अब ये किसको पता है और किसको नहीं पता, किसने, इसमें आपको ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाना, ज़्यादा क्या जाना ही नहीं है आपको। स्पेशली मैंने कहा था ये चैप्टर पढ़ाते वक्त कि बच्चों बाकी सारे साइंटिफिक नेम तो फिर भी तुम पढ़ते हो, बट मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को बर्ड्स और मैमल्स के साइंटिफिक नेम नहीं पता होते। बर्ड्स में तो स्पेशली बर्ड्स तक पढ़ते पढ़ते हमें इतना जोर आ जाता है इस चैप्टर में कि यार अब कौन साइंटिफिक नेम याद करने बैठेगा, और यहीं पे तुम गलती कर देते हो। तुम्हें याद करना पड़ेगा, क्रो कॉर्वस है, पिजन कोलंबा है, पैरट सिटेक्युला है, ऑस्ट्रिच स्ट्रूथियो है, इनको कहीं पे लिख लो। अब तो 2-3 महीने बचे हैं तुम्हारे एग्जाम में, बार बार दिखती रहेंगी ये चीज़ें तो याद रहेंगी, और बाई चांस एक क्वेश्चन आ गया इनसे तो तुम्हारे +4 पक्के हैं फिर, ठीक है। ये मत सोचना कि यार एक ही तो क्वेश्चन आएगा, ऐसे एक ही क्वेश्चन आएगा कर करके तुम बहुत सारी चीज़ें छोड़ जाओगे तो 10-12 क्वेश्चन तो यूं ही रह जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। ये थोड़ा टिपिकल है, पैंगुइन, एप्टेनोडाइटिस, एप्टेनो में P आ रहा है, P फॉर पैंगुइन, जैसे भी तुम याद रख सको, और वल्चर, नियोफ्रॉन, और एक मैमल्स के, ये वाले साइंटिफिक नेम भी यू हैव टू स्टडी, ठीक है, बार बार रिपीटेडली आपको पढ़ना है। तो कॉर्वस, क्रो, कोलंबा, पिजन, कैमेलियन, कैमेलियन तो वो है रंग बदलने वाला रेप्टाइल, तो रेप्टाइल में तो होता नहीं है तो उसको हटा दो। बूफो, टोड, एम्फीबियन है। बेलेनॉप्टेरा ब्लू व्हेल का नाम है। बेंगेरस, क्रेत, ये एक स्नेक है तो ये भी हटा दो, रेप्टाइल। कटला फिश है। कोलंबा अभी देखा हमने पिजन है। क्रोकोडाइल अगेन रेप्टाइल है, फिश रेप्टाइल हटा दो। पैवो, सिटेक्युला, कॉर्वस, तीनों बर्ड्स हैं, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। वैसे ये ऐसा भी दे सकते थे तुम्हें कि बर्ड्स के साथ कुछ इंसेक्ट, कॉकरोच, पेरीप्लेनेटा का नाम दे देते तो वो भी सही होता, ठीक है। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। प्लीज़ इन वाले नाम को अच्छी तरह देख जाना, सिटेक्युला, पैरट, पिजन, कोलंबा। पिजन को जब भी देखो कोलंबा दिमाग में आना चाहिए। तुम नीट के स्टूडेंट हो, अगर तुम्हें नीट क्रैक करना है तो तुम्हें इस तरह की कुछ स्पेशल चीज़ें करनी पड़ेगी। 25 लाख में स्पेशल बनना है ना, उन 1 लाख में आना है, 1 लाख नहीं 50,000 में आना है अगर गवर्नमेंट सीट चाहिए तो, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है भाई, ये देखते हैं क्या है असर्शन। 2022 का है अगेन ये क्वेश्चन। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्या पूछा है, ये वाले स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूज तो नहीं होता है। मैंने जब तुम लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ाया था कॉर्डेट्स का, तब एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताई थी कि हमेशा कैसे याद रखोगे तुम इस चीज़ को। जैसे तुम्हारी बुक में वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन दे रखा है, इसी में हमने ऐड कर रखा है कि एक्चुअली अगर हम कॉर्डेटा फाइलम को क्लासीफाई करें तो कॉर्डेटा फाइलम में 2 ग्रुप आते हैं। एक तो आता है प्रोटोकॉर्डेट, प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेट्स, यानी वो कॉर्डेट्स जिनमें नाम के अकॉर्डिंग नोटोकॉर्ड तो है बट नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती। और दूसरे आते हैं ट्रू कॉर्डेट्स, दैट इज यूकॉर्डेटा, जिनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। इनमें नोटोकॉर्ड ही रहती है, आगे कोई कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है। तो यूकॉर्डेटा यानी ट्रू कॉर्डेटा में एक ही सब फाइलम आता है, दैट इज वर्टिब्रेटा, जबकि प्रोटोकॉर्डेट्स में 2 सब फाइलम आते हैं, एक तो यूरोकॉर्डेटा और एक सिफेलोकॉर्डेटा। पढ़ रखा है हमने, तीनों एक ही लेवल पर है क्योंकि तीनों सब फाइला हैं, ठीक है, ये तीनों सब फाइला हैं। अब यूरो का मतलब होता है टेल और सिफेलो वर्ड हम हेड के लिए यूज़ करते ही हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल वाले रीजन में डेवलप हुई है, हेड तक पहुंची ही नहीं, तो वो हो गए यूरोकॉर्डेटा। इसी बात से यूरोकॉर्डेटा हमेशा उदास रहते हैं, सैड हैं, क्योंकि इनने कहा नेचर ने हमारे साथ धोखा किया कि हमें नोटोकॉर्ड दी भी और पार्शियली दी, सिर्फ टेल में दी, आगे तक पूरी बॉडी में नहीं दी। और उसमें भी एक चीज़ गड़बड़ करी कि नोटोकॉर्ड हमारे लार्वा को दी, लार्वा के बाद एडल्ट में नोटोकॉर्ड होती ही नहीं है, नोटोकॉर्ड ही डिजनरेट हो जाती है, बट स्टिल इनके लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड है, तो आपको इन्हें कॉर्डेटा में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से यूरोकॉर्डेटा हमेशा उदास रहते हैं। और इससे आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि यूरोकॉर्डेटा एक ऐसा सब फाइला हुआ जिनमें लार्वा में नोटोकॉर्ड है बट एडल्ट में नहीं है। तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा बट पहले PYQs में पूछा जाता था। इस तरह के मेटामॉर्फोसिस को, मेटामॉर्फोसिस यानी लार्वा का एडल्ट में बदलना, तो लार्वा ज़्यादा एडवांस है क्योंकि लार्वा के पास नोटोकॉर्ड है, जबकि एडल्ट कम एडवांस है क्योंकि एडल्ट के पास नोटोकॉर्ड नहीं है। तो इस तरह के मेटामॉर्फोसिस को रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। रिट्रो यानी जैसे हम बोलते हैं ना पुराने थीम में डांस करना, कोई रिट्रो पार्टीज होती है रिट्रो थीम पे, तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मुझे नहीं लगता अब NCERT में नहीं है तो तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है।
अब सिफेलोकॉर्डेटा में नेचर ने कहा कि भाई चलो ऐसा मत करो, इस गलती को इंप्रूव करो, इनको टेल से लेकर हेड तक पूरे में नोटोकॉर्ड दो। सो हेड आ गया। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सिर्फ हेड में नोटोकॉर्ड होता है, टेल से तो है ही, टेल टू हेड पूरे में नोटोकॉर्ड है, और लार्वा में भी है, एडल्ट में भी है, पर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में नहीं बदल रही। ठीक है, तो ये है सिफेलोकॉर्डेटा। इसमें मैंने तुम्हें याद करवा रखा है लैब। एक ही एनिमल है जिसके 3 नाम हैं और उसे आप लैब से याद रखते हैं, लैंसलेट, एम्फिऑक्सस एंड ब्रैंकियोस्टोमा। एक ही एनिमल के 3 नाम। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद आए वर्टिब्रेटा, है ना, यू कॉर्डेटा में आए, यू और यूरो को मिक्स मत कर देना प्लीज। यू कॉर्डेटा में एक फाइलम आता है, सब फाइलम आता है वर्टिब्रेटा, और ये जो वर्टिब्रेटा है इसका नाम वर्टिब्रेटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नोटोकॉर्ड भी है एंड नोटोकॉर्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, नोटोकॉर्ड कार्टिलेज का बना होता है, जबकि वर्टिब्रल कॉलम एक बोनी स्ट्रक्चर है। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, मैंने तुम्हें बता रखा है कि कार्टिलेजिनस फिशेज में एंड ये जो कौन सा आता है किसमें, ये वाला साइक्लोस्टोमेटा में और कार्टिलेजिनस फिशेज में, इन दोनों में बोनी स्ट्रक्चर्स नहीं होते। साइक्लोस्टोमा में भी वर्टिब्रल कॉलम है लेकिन वो कार्टिलेजिनस है। कॉन्ड्रिक्थीज जो कि नाम ही उसका कार्टिलेजिनस फिश है क्योंकि इनके लाइफ में कोई भी बोनी स्टेज नहीं है, तो यहाँ पे भी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको आपको कार्टिलेजिनस रखना है। ठीक है, बाकी फिर सब में बोनी हो जाएगा। ठीक है, डन। तो ये जो वर्टिब्रेटा है, एक बार क्लासिफिकेशन को पूरा कर देती हूँ फिर उस स्टेटमेंट पर आ रही हूँ मैं। तो वर्टिब्रेटा जो है उसको अगेन बच्चों 2 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। आपको ध्यान है, एनिमल्स की हायरार्की में फाइलम के बाद डिवीजन आता है ना, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो फाइलम के बाद ये बोलते हो ना आप, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। नहीं, मैं कुछ गड़बड़ कर गई, नहीं, एनिमल की हायरार्की में कहाँ आता डिवीजन, प्लांट्स में था वो, तो कि प्लांट्स में हम फाइलम की जगह डिवीजन यूज करते हैं। यहाँ पर ये कौन सा डिवीजन है, यहाँ पर ये एक एडिशनल कैटेगरी है, ये इन 7 कैटेगरीज में से नहीं है बच्चों। ये देखो, फाइलम तो कॉर्डेटा था, ये सब फाइला भी एडिशनल है और डिवीजन्स भी एडिशनल है यहाँ पर। ठीक है, कुछ एडिशनल कैटेगरीज भी तो होती है हायरार्की में, वो है ये। क्लियर। तो यहाँ पर क्या देखा कि जो वर्टिब्रेट्स थे उनमें एक ग्रुप ऐसा था जिनमें जॉज नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, सिर्फ आगे की तरफ एक गोल सा सर्कुलर माउथ होता है और ये अपने माउथ की हेल्प से पानी में रहते हैं, मरीन हैं, फिशेस की बॉडी पर चिपक जाते हैं, दिखने में भी बिल्कुल फिशेस जैसे लंबे होते हैं। साइक्लोस्टोम्स याद करो, मिक्सीन, हैगफिश, पेट्रोमाइजन, ये सब है ना, चिपक जाते हैं और उनका खून चूसते रहते हैं। तो खून चूस रहे हैं यानी सैंग्विवोरस हैं, तो इनको दांतों की क्या जरूरत है, तो इनमें जॉज भी नहीं है, टीथ भी नहीं है। तो जिनमें जॉज नहीं होते उनको एग्नाथा कहते हैं और उसमें बस एक ही क्लास आती है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, सर्कुलर माउथ, जिससे ये फिशेस की बॉडी पर चिपक कर उनका खून चूसते हैं। तो तुम बहुत इजीली याद रख सकते हो कि जो साइक्लोस्टोम्स हैं दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस, दे आर एक्टोपैरा। कुछ पॉइंट्स जो तुम्हें लॉजिकली याद हो जाए ना, उनको लॉजिकली याद कर लिया करो। एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस, ये फिशेस नहीं है, फिशेस तो अब आएंगी। ठीक है, और वो वर्टिब्रेट जिनमें जॉज होते हैं उनको फिर से क्लासीफाई करना पड़ा पहले सुपर क्लास में। ठीक है, जिनमें से एक फिशेस की क्लास है क्योंकि इनके पास फिन्स होते हैं, जबकि दूसरी है लिम्स, 4 लिम्स होते हैं, दैट इज टेट्रापोडा। फिर फिशेस में 2 क्लास आती हैं, कार्टिलेजिनस एंड बोनी, और टेट्रापोडा में 4 क्लास आती है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। एव्स यानी बर्ड्स, यू नो। ठीक है, और इसी को मैंने तुम्हें याद करवा रखा है परम से। पी तो पाई, ये तो पी हो गया इसका, पाइसीज का, और इनका हो गया ARAM यानी परम। जब भी कोई फीचर आप याद करते हो तो इसी तरह से इवोल्यूशन हुआ है, चाहे आप सर्कुलेटरी सिस्टम देख लो, चाहे आप हार्ट देख लो, चाहे आप ईयर का इवोल्यूशन देख लो, इसी तरह से इवोल्यूशन हुआ है। फिशेज में सबसे पहले, उससे इवॉल्व स्ट्रक्चर एम्फीबियन में, फिर रेप्टाइल में, फिर बर्ड्स में, फिर मैमल्स में। तो आपको बहुत इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है क्या, ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक मिनट, एक चीज़ और बता दूं, तो साइक्लोस्टोमेट, इन सब के एग्जाम्पल्स तो हमें याद रहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा और सिफेलो के भी एग्जाम्पल आप लोग मिक्स कर देते हो, मैंने कई बार देखा है, तो प्लीज़ आपको मिक्स नहीं करना है। साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल में आपको याद रखना होता है बच्चों, यहाँ लिख देती हूँ, इसमें आपको याद रखना होता है एक तो माय हैगफिश, माय मतलब मिक्सीन, मिक्सीन का ही कॉमन नेम है हैगफिश। देखो नाम में भी फिश आ रहा है बट ये फिश नहीं है। ठीक है, और दूसरा पेट्रोल याद करवा रखा है मैंने तुम्हें, पेट्रो यानी माइजॉन, पेट्रोमाइजॉन, और जो एल था ना पेट्रोल के लास्ट में एल, वो लैम्प्रे के लिए है, लैम्प्रे इनका कॉमन नेम। ठीक है,
तो ये दो एग्जाम्पल आपको साइक्लोस्टोम्स में याद रखने हैं। इनके फोटो भी दिखाए मैंने तुम्हें। अगर तुम्हें इस तरह, जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें लॉजिक्स दे रही हूँ, है ना, इस तरह से एनिमल किंगडम पढ़ना है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं इसी यूट्यूब चैनल पर जो मेरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज़ है वहाँ जाके पढ़ लेना। वहाँ पे मैंने हर चैप्टर आपका 11th-12th का पूरा अच्छे से पढ़ाया है एनसीईआरटी से। ठीक है, क्लियर है क्या? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? अब देखो, अब जब भी तुम्हें इस तरह का चार्ट अगर पता है कि यार कैसे चीज़ें क्लासीफाई हुई है, तो तुम्हें ये जो स्टेटमेंट होता है ना, ऑल दिस आर दिस बट ऑल दिस आर नॉट दिस, वो कैसे याद रहेगा? अगर मैं इसको देखूँ तो बहुत सीधी सी बात है ना कि जो वर्टिब्रेटा है वो कॉर्डेट का एक पार्ट है, यस और नो? तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा? यस, बिल्कुल कहना पड़ेगा कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सब हैं तो कॉर्डेट्स ही। पर क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स? फिर ये कहाँ गए? क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स? तो फिर ये तो लिए ही नहीं मैंने, नहीं कह सकती ना। तो बस सीधी सिंपल बात है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, हमारा क्लासिफिकेशन भी रिवाइज हो गया और आपको वो स्टेटमेंट भी समझ में आ गया। आप चाहें तो इस तरह से एनसीईआरटी में इसको यहाँ बना के रख सकते हैं, फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। ये सेड क्या है? सेल्पा, एसिडिया, डोलियोलम, हर्डमैनिया। ठीक है, सेल्पा, एसिडिया, डोलियोलम, हर्डमैनिया। ठीक है, क्लियर? हटा दें इसको। चलिए, ये यहाँ दे रखे नाम, ये रहे यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल, एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम और एक हर्डमैनिया मैंने ऐड करवाया है, चाहो तो लिख लो, एक हर्डमैनिया ऐड करवाया मैंने, हर्डमैनिया। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा में ये रहा लैब, तीनों एक ही के नाम है। फोटो भी तो दिया, ये तो एसिडिया का फोटो है और तुम्हारी बुक में एम्फिऑक्सस का भी तो फोटो है, ये रहा। नहीं, ये तो पेट्रोमाइजन है। अच्छा, एम्फिऑक्सस का नहीं है फिर, ठीक है, वो नहीं है, वो मैंने बनवाया होगा फिर तुम्हें। ये रहा, देखो, ये बिल्कुल फिशेस की तरह नहीं दिख रहे तुम्हें, बट ये पेट्रोमाइजन फिशेस नहीं है, ये साइक्लोस्टोम्स है। आगे से सर्कुलर माउथ है इनका। फिशेस और इनमें पता है क्या फ़र्क होता है, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? एक बार क्वेश्चन भी आया था इस पर कि जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं ना, इनके पास भी बच्चों देखो फिन्स हैं, दिख रहे हैं आपको? इनके पास भी फिन्स हैं, बट इनके जो फिन्स हैं ना वो हमेशा अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। इनके पास कभी भी पेयर्ड फिन्स नहीं होंगे। जैसे फिशेस में तो आपने देखा है लैटरल सरफेस पे भी फिन्स होते हैं, तो वो फिशेस के पेयर्ड फिन्स। और जो फिशेस के डॉर्सल सरफेस पर होता है या वेंट्रल सरफेस पर होता है, डॉर्सल अलग है, वेंट्रल अलग है, इनको अनपेयर्ड फिन्स कहते हैं और लैटरल वालों को पेयर्ड फिन्स कहते हैं। तो फिशेस के पास तो दोनों तरह के फिन्स हैं, पेयर्ड भी हैं, अनपेयर्ड भी हैं। लेकिन साइक्लोस्टोम्स के पास हमेशा अनपेयर्ड फिन्स होंगे, मोस्टली इनके डॉर्सल सरफेस पर फिन्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर नहीं होता उसका। एंड दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि जो ये जो है जितने भी साइक्लोस्टोम्स हैं उनके पास स्केल्स आर एब्सेंट, दे आर डिवॉइड ऑफ स्केल्स। यहाँ लिखा हुआ है डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड डिवॉइड ऑफ पेयर्ड फिन्स। ये दो चीज़ें इनके पास नहीं होती। इसी तरह से टेक्सोनॉमिस्ट डिफरेंशिएट करते हैं। एक तो आगे तो देख ही लिया हमने कि भाई इनमें जॉज नहीं है, फिशेस में तो जॉज हैं, और दूसरा ये दो फीचर्स देख लिए। ठीक है, क्लियर है? स्केल्स आर एब्सेंट। फिशेज में तो हमेशा स्केल्स मिलेंगे आपको, कोई भी फिशेज हो, कॉन्ड्रिक हो, ऑस्टिक हो, और पेयर्ड एज वेल एज अनपेयर्ड दोनों तरह के फिन्स फिशेज में होंगे। ठीक है, डन है, समझ में आ गया? जॉलेस वर्टिब्रेट्स बोलते हैं इनको, जॉलेस वर्टिब्रेट भी हैं और जॉलेस भी हैं। दैट इज विच क्लास? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलर माउथ वाले एनिमल्स। ठीक, क्लियर? ये एग्जाम्पल रहे इनके। आगे बढ़ जाएं, चलिए। तो बताओ, ऑल वर्टिब्रेट्स जो छोटी कैटेगरी है वो कॉर्डेट्स में आएगी? बिल्कुल आएगी। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, बिल्कुल ठीक है। क्या रीजन दिया है? नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट। ये कह रहा है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड तो होता है बट वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, दैट्स वाई वो कॉर्डेट हैं। आगे जाके मतलब वो कॉर्डेट तो हैं वर्टिब्रेट्स, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता, सारे कॉर्डेट्स में ऐसा नहीं होता, इसलिए ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। देखो मैं यहाँ पे इसको सही मान रही हूँ कि इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, क्योंकि एक नज़र में हो सकता है आपको लगे कि मैम ये इसका वो एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ जो हम और सिंप्लीफाई करके दे सकते थे। बट अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे ना बच्चों, तो एनसीईआरटी में इस लाइन का यही एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एनसीईआरटी में ये लाइन है तुम्हारी, कहाँ गई, ये रही, कि द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। देखो वो पॉइंट भी आ गया,
हम बोलते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन हमेशा बोनी नहीं होती बच्चों, कुछ केसेस में ये कार्टिलेजिनस भी होती है। अभी अभी बताया मैंने तुम्हें, जो शुरू के दो हैं साइक्लोस्टोम और कॉन्ड्रिक्थीज, उनमें ये कार्टिलेजिनस है, ठीक है। इन द एडल्ट, ठीक है, 10 ये कह रहा है इसलिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। तो इसलिए एनटीए के आंसर की में यही आंसर था कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। देखो भाई 2021 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पर आपको अगेन कुछ एनिमल्स के साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दिए हैं, ठीक है। ओके, इस चैप्टर में अगेन मैं कहूँगी पूरा एक साथ कोरिलेट करके कर रहे हैं हम, अलग अलग इंडिविजुअल फाइलम वाइज क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलेंगे, तो आपको पूरा चैप्टर एक साथ ही प्रिपेयर करना है ना। एंड होपफुली आप इस चैप्टर को एक बार पढ़कर आए होंगे जैसा मैंने आपको कहा था, ठीक। फाइसेलिया, किसी को याद आया फाइसेलिया कहाँ पढ़ा था हमने? हाँ, फाइसेलिया इज दिस पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, बताया था मैंने आपको। फाइसेलिया बिल्कुल वैसे दिखते हैं ये। अब वापस नॉन कॉर्डेट्स पर आ जाओ, जो सबसे जो सिलेंट्रेटा वाला फाइलम है उसमें हम फाइसेलिया का नाम पढ़ते हैं बच्चों। मैंने तुम्हें लेक्चर में फोटोग्राफ दिखाया था कि ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे पुर्तगाली सैनिक जो होते हैं वो एक टोपी पहनते हैं सिर पे। तो जब फाइसेलिया मरीन है, समुद्र पे होते हैं, ऊपर पानी पर होते हैं, तो ऐसा लगता है बहुत सारे पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर की कैप्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। लिम्यूलस, किंग क्रैब, और ये एक लिविंग फॉसिल भी है, मॉलस्का में आता है किंग क्रैब। और ये लिविंग फॉसिल का मतलब एक ऐसा एनिमल्स की वो स्पीशीज़ जो बहुत पुराने सालों से, मतलब बहुत टाइम से एग्जिस्ट करती है अब तक, और उनमें समय के साथ कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, वो जैसे तब थे वैसे ही अब हैं, चेंजेस नहीं आए। तो जैसे हम उनकी प्रेजेंट फॉर्म्स को स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इतने पास्ट ईयर्स पहले ये एनिमल्स किस तरह के रहे होंगे। जैसे फॉसिल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं कि पुराने एनिमल्स के बारे में जानने के लिए, बट ये तो एक लिविंग एग्जाम्पल है क्योंकि इनमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। सो इस तरह के एनिमल्स को लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। हर फाइलम में कोई ना कोई लिविंग फॉसिल जनरली होता है, बट आपको सारे नहीं पढ़ने, बस एक ही मॉलस्का का लिविंग फॉसिल आपके कोर्स में है। एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म है। एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म किस में पढ़ते हैं हम? एस्कैरिस के साथ, यानी कि एस्के हेलमिन्थीज में। ऐसे याद रखा करो, एकदम से हो सकता है आप एनसाइक्लोस्टोमा को एनिलिडा में डाल दो, बट अगर आप ऐसे याद रखोगे एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवॉर्म, राउंडवॉर्म के साथ, एस्कैरिस के साथ पढ़ते तो फाइलम कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। पिंकटेडा जिससे मोती पर्ल निकलता है, पर्ल ऑयस्टर, ठीक है, ये रहा, ये किस में आता है? ये भी मॉलस्का में आता है, ठीक है। वैसे मोती वाइट होता है बट इसका नाम पिंकटेडा है, ठीक है। देन अब बस आप मैच कर लो। पी का सेकंड एक ही 2 ऑप्शंस में दिया है, क्यू का थर्ड दिया है, तो हमें सारे पता होने चाहिए। आर का फोर्थ एंड इसका, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जब तक सारे मैच पता नहीं होंगे आप नहीं कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन में एक ही मैच से पता चल जाता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये नहीं, सब में कोई ना कोई कॉमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स? वेरी सिंपल, आपको पता है बर्ड्स के बॉडी को हल्का बनाने के लिए नेचर ने उनकी बोन्स को हॉलो बनाया है, न्यूमेटिक क्योंकि उनमें एयर कैविटीज़ हैं। न्यूमो वर्ड हमेशा एयर के रेफरेंस में आता है, जैसे निमोनिया लंग्स की डिजीज़ है, कहीं भी बायो में न्यूमो वर्ड आए तो समझ जाओ लंग्स या एयर से रिलेटेड कोई बात हो रही है, ठीक है। लंग्स मेनली, तो न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, एयर कैविटीज़, ठीक है। जैसे लंग्स में भी तो हमारे एयर बैग्स होते हैं, वैसे ही सेम। क्लियर? तो ये बर्ड्स कर दो। बर्ड्स कौन है इनमें से? अब देखो फिर साइंटिफिक नेम दे दिए तुमको, है ना। अभी अभी हमने पढ़ा था नियोफ्रॉन इज वल्चर, तो हम तुरंत कर देंगे, वरना हमें याद नहीं आता। ऑर्निथोरिंकस ओविपेरस मैमल्स में आता है। हेमीडेक्टाइलस लिजर्ड, जब भी लिजर्ड देखो घर में छिपकली देखो तो याद रखना इसका नाम है हेमीडेक्टाइलस, तो भूलोगे नहीं। और मैक्रोपस में एक बार चेक कर लेती हूँ, मुझे कैंगरू याद है, मैक्रोपस फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। मकाका तो शायद मंकी था और मैक्रोपस कैंगरू था, बट फिर भी बच्चों एक बार देख लेते हैं, है ना। मैमल्स में जाओ, बिल्कुल लास्ट पेज पर ये रहा, देखो, हाँ मैक्रोपस कैंगरू सही है, वही मैम की याददाश्त अभी सही है, ठीक है। और मकाका मंकी, ये मैक्रोपस और मकाका में भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। डन, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन है। देखो आप देख रहे हो मैं PYQs भी कैसे करवा रही हूँ आपको। PYQs करने का ये बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम हमने तो 2-3 बार PYQs कर लिए, बट इस तरह से किए हैं क्या तुमने? जब तुमने उस क्वेश्चन को पूरा एनालाइज किया हो, उस क्वेश्चन की हर एक बात को समझा हो, उसके हर ऑप्शन पे वर्क किया हो, क्योंकि वो ऑप्शन कोई और क्वेश्चन बन के आ जाएगा अगले साल। तुम्हें इस बात से मतलब नहीं, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया, आगे बढ़ो।
ठीक है, जब तुम टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइम फिक्स करके कि मुझे फटाफट क्वेश्चन करना है, तब तो तुम ऐसे करो। बट जब तुम चीज़ों को समझ रहे हो, अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, तो हर वर्ड पे, हर पॉइंट पे ध्यान दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है भाई, मेटाजेनेसिस, अब इसको कोई मेटामेरिज्म तो नहीं समझ रहा, मेटाजेनेसिस, एक मिनट, मेटाजेनेसिस को मेटामेरिज्म तो नहीं समझ रहे, देखो कितनी मिलती जुलती टर्म है। अभी हमने मेटामेरिज्म पढ़ा था, दैट इज सेगमेंटेशन, बट व्हाट इज मेटाजेनेसिस? इफ़ यू रिमेंबर, जब हम सीलेंट्रेटा पढ़ते हैं तो सीलेंट्रेटा में मैंने तुम्हें बताया था कि पॉलिप और मेड्यूसा 2 स्टेज आती हैं सीलेंट्रेटा के लाइफ साइकिल में, या सीलेंट्रेटा में जनरली 2 तरह की बॉडी फॉर्म्स होती हैं। कुछ सीलेंट्रेट तो ऐसे हैं जो पॉलिप यानी सिलेंड्रिकल की तरह होते हैं, पॉलिप को पोल से याद रखो, लंबा खंबा, ठीक है। तो कुछ सीलेंट्रेट्स तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ पॉलिप स्टेज शो करते हैं, अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ इसी शेप में रहते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है एडेम्सिया एंड हाइड्रा, भी याद रख सकते हो। ठीक है, एडेम्सिया कौन है? एडेम्सिया यहाँ पे देख लो, ये इनके कॉमन नेम्स भी दे रखे हैं बच्चों, सी एनीमोन, गड़बड़ नहीं करना, एडेम्सिया इज सी एनीमोन। ठीक है, एडेम्सिया है ये, और एडेम्सिया का ही कॉमन नेम है सी एनीमोन। सी एनीमोन बहुत आता है ये नीट में एग्जाम्पल, क्लियर। तो ये तो वो सिलेंट्रेट्स हैं जो सिर्फ पॉलिप की फॉर्म में होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। पॉलिप को पोल से याद रखेंगे, पोल यानी सिलेंड्रिकल फॉर्म, ठीक है। लेकिन कुछ सिलेंट्रेट्स ऐसे होते हैं जो अम्ब्रेला यानी छतरी जैसे होते हैं, अम्ब्रेला लाइक होते हैं यानी छतरी जैसे होते हैं, और अम्ब्रेला से आप मेड्यूसा याद रखेंगे, मेड्यूसा यू, ठीक है। इनको मेड्यूसा स्टेज कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल सबने देखा है जेलीफिश, ऑरिलिया, है ना, ऑरिलिया इज जेलीफिश। कार्टून मूवीज में भी तो कई बार होती हैं, पानी में वो तैरती हुई समुद्र में जेलीफिश डंक मारती हैं, ठीक है। तो ये जेलीफिश हो गया। देन अब कुछ सीलेंट्रेट्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ साइकिल में दोनों तरह की फॉर्म्स आती हैं, यानी वो पॉलिप की तरह होते हैं, फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बड बनाते हैं। जब वो बड अलग हो जाती है तो उस बड से जो नई स्टेज डेवलप होती है वो मेड्यूसा जैसी होती है। फिर उस मेड्यूसा में सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, गेमीट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। अब जाइगोट से वापस नई स्टेज पॉलिप बनती है, फिर पॉलिप में बड निकलेगी, बड अलग हो जाएगी, बड से मेड्यूसा बनेगा, मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और पॉलिप बनाएगा। यानी कुछ सीलेंट्रेट्स ऐसे हैं जिनमें पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों स्टेज आती हैं, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी स्टेज क्या कर रही है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यही लिख देती हूँ कि हमेशा याद रखो कि जो पॉलिप है वो बड बनाएगा, यानी पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और उससे बनाएगा मेड्यूसा को, और मेड्यूसा पर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, यानी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर फिर बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद बनाएगा पॉलिप, ठीक है। और इस प्रोसेस को, जिसमें 2 जनरेशन ऑल्टरनेटिवली आ रही हैं, जैसे प्लांट्स में नहीं होता स्पोरोफाइटिक गेमेटोफाइटिक, वैसे यहाँ पॉलिप और मेड्यूसा ऑल्टरनेटिवली आ रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। एनिमल्स में आपको मेटाजेनेसिस, दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कौन सा एग्जाम्पल याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओबेलिया, जिसको सी फर कहते हैं। मैंने दिखाया था आपको पढ़ाते वक्त इसकी फोटो, ये फर की तरह दिखता है, दैट्स वाई इसका कॉमन नेम है सी फर, ओबेलिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे कि मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्थीज, नहीं भाई, वॉर्म्स में नहीं है, ये कुछ लिमिटेड सीलेंट्रेट्स में होता है, सब में नहीं। एकाइनोडर्म्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्या? बिल्कुल हैं। और सीलोमेट हैं क्या? बिल्कुल हैं, तो ये ठीक है। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल, राउंड वॉर्म यानी एस्के हेलमिन्थीज, एस्के वो डब्बा तो एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक तो ऑर्गन सिस्टम था ही, आप याद करो एस्के हेलमिन्थीज भी ऑर्गन सिस्टम था, क्योंकि ऑर्गन लेवल सिर्फ प्लेटी हेलमिन्थीज में था, ठीक है। सो यस, ये भी सही है। कोम प्लेट्स यानी कि टीनोफोर्स, ठीक है, दे दिया, कोम प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन, नहीं भाई, कोम प्लेट्स का डाइजेशन में क्या रोल? कोम प्लेट्स तो बॉडी पे चारों तरफ 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं सीलियरी प्लेट्स की, सीलिया लगे रहते हैं उनमें, और उनसे वो उनको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, तैरने में हेल्प करती हैं, ठीक है, तो ये गलत है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इसको आप कई बार कैनाल सिस्टम के साथ मिक्स कर देते हो। जब हम स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, तो स्पॉन्जेस की बॉडी में आपको पता है कैनाल सिस्टम होता है, पूरी बॉडी पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ऑस्टिया, जिनसे पानी अंदर जाता है, और फिर ऊपर की तरफ बड़ा होल होता है ऑस्क्यूलम, जिससे पानी बाहर निकलता है, तो इसको हम वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। ये होता है, वो होता है पॉरीफेरा में, स्पॉन्जेस में, वो अलग है। और वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, WVS,
जिसको आप एम्बुलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं। ये काइनोडर्मेट्स में पढ़ाया था मैंने आपको, एनसीईआरटी में सिर्फ इसका नाम है, बट लेक्चर में मैंने आपको डायग्राम के साथ बताया है कि इनकी पूरी बॉडी में कैनाल्स होती हैं अलग अलग टाइप की। एक पोरस प्लेट होती है जहाँ से पानी एंटर करता है, फिर अलग अलग कैनाल से होता हुआ, स्टारफिश याद करो, स्टारफिश में नीचे की तरफ ट्यूब फीट होते हैं, वहाँ पर पानी भर जाता है, उससे इनकी बॉडी में बायंसी आ जाती है और फिर ये तैरते भी हैं। और ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है इनकी बॉडी के सारे काम कर देता है। कई बार ये इनके लिए वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना जाता है, बट थोड़ा बहुत फूड भी कैप्चर कर देता है। इसी वाटर वैस्कुलर सिस्टम से इनका रेस्पिरेशन हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, इसी में ये अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डाल देते हैं, तो इससे एक्सक्रीशन भी हो जाता है। और इसके थ्रू और क्या था, हाँ, और जब ये ट्यूब फीट में भरता है तो ट्यूब फीट से लोकोमोशन भी करवा देता है। तो जनरली आप देखना जब आप इकाइनोडर्मेटा पढ़ते हो वहाँ पर ये देखो ना, अगर आप जब इकाइनोडर्मेटा पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको कोई भी स्ट्रक्चर्स अलग अलग याद नहीं करने पड़ते, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है जो लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, एज वेल एज यहाँ पे लिख देना ये इनके सर्कुलेशन में भी हेल्प कर देता है बच्चों। इसीलिए इनके पास कोई वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ हाईली रिड्यूस्ड, यहाँ दिया ही नहीं है, इन्होंने पढ़ाया है मैंने तो, में इनका सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ हाईली रिड्यूस्ड, क्योंकि यही इनका सर्कुलेशन भी कर देता है। मतलब इनके मेन डाइजेशन तो नहीं, बट फूड कैप्चरिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम तो अलग है इनके पास, फूड कैप्चरिंग, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, लोकोमोशन सब WVS कर देगा। एंड डू रिमेंबर, इसी WVS का एक नाम और लिख लेना, एम्बुलैक्रल सिस्टम। एंड प्लीज़ एग्जाम में वाटर वैस्कुलर सिस्टम को वाटर कैनाल सिस्टम के साथ मिक्स मत करना, ठीक है, डन। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या करें, इसको हम सही कर दें, ठीक है, दिस इज करेक्ट वन। हमें क्या निकालना है बच्चों, चूज द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स निकालने हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट मेरे हो गए B, C एंड E, B, C एंड E। देखो इस तरह गोला बना लेने से थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए, ठीक है। A गलत था, D गलत था, एक बार हमने और क्रॉस चेक कर लिया, ओके, डन। समझ में आ गया ये भी आप लोगों को। चलिए, तो इसमें तो बच्चों मिक्स क्वेश्चन है, ये तो ऐसे चलते रहेंगे, यहाँ टॉपिक वाइज तो है नहीं कि मैं बोल दूँ कि यहाँ पर आज का सेशन खत्म करते हैं। तो व्हाट शुड वी डू, कितना टाइम हो गया देखें, और कितने क्वेश्चंस ले लें हम, कोई कुछ गैप आ रहा है कि मैं देख रही हूँ क्वेश्चंस के बीच में कि भाई यहाँ तक पढ़ा के मैं पॉज कर दूँ। अच्छा, अभी हैं, मिक्स ही हैं बच्चों क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फिर हम आज के सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, आपको टाइम भी मिल जाएगा। कुछ बच्चे पढ़ के नहीं आए होंगे, उनको लग रहा होगा यार काश पढ़ लिया होता तो और भी मज़े आते हैं ना, तो आपको टाइम भी मिल जाएगा। चलो 1-2 क्वेश्चंस और देख लो। मैच द कॉलम है, अगेन यहाँ पर आपको मेटामेरिज्म को किससे मैच करूँ बताओ, अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। 3 फाइला याद की हमने, मेटामेरिज्म और मेटाजेनेसिस, मिक्स मत करना। मेटामियर नहीं याद रहता तो ऐसे याद रखो, मेटामियर, मेटामियर सेगमेंट को कहते हैं, तो मेटामेरिज्म तो ये हो जाएगा, एनिलिडा से कर दूँ इसे। कैनाल सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम नहीं, कैनाल सिस्टम, पॉरीफेरा, कॉम्प्लेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टीनोफोरा गलती से सिलेंट्रेटा से मत कर देना, और निडोब्लास्ट, निडेरिया किसका नाम है, सिलेंट्रेटा का, तो ये इससे जाएगा। इस चैप्टर में समझने के बाद बस याद रखने वाली चीज़ है कि आप कितना अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज कर पा रहे हो, ठीक है, तो ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे, आप कितने भी अच्छे से पढ़ लो इसको। तो मेटामेरिज्म P का 3rd है, 2 ऑप्शंस में है, और Q का सेम ही दे रखा है, तो R देख लेती हूँ मैं, R का 2nd ये रहा, सो ऑप्शन 4th, ठीक है, डन। R का 2nd, ये कई बार है ना, यहाँ पे से मैच द कॉलम करते वक्त तुम जब ट्रेस करते हो तो इसको यहाँ भी ले जाते हो, तो जब R का 2nd पढ़ रहे हो तो नाम पढ़ना कि कॉम्प्लेट टीनोफोरा, हाँ भाई सही है, ओके। देन बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय, तो मैं वो बताना है जिसमें बायलैटरल सिमेट्री भी हो और वो एसिलोमेट हो। बताओ कौन सा फाइलम पढ़ा हमने, भी हमने क्लासिफिकेशन में देखा तो था, तुम्हें पता है बायलैटरल सिमेट्री में एनेलिडा से लेकर आगे तक तो सारे ट्रू सिलोमेट हैं, और वो जो था तुम्हारा एसके हेलमिंथीज वो स्यूडो सिलोमेट था, तो एसिलोमेट में कौन बचा, फ्लैट वॉर्म्स बचे, प्लेटी हेलमिंथीज बचा, ये रहा ऑप्शन 2, ठीक है, क्लियर। क्लासिफिकेशन दोबारा देख लेना, नहीं याद आ रहा तो, जो क्लासिफिकेशन मैंने तुम्हें अभी सेशन के शुरू में याद कराया ना, उस तरह से तुम्हें लिख लिख के 2-3 बार याद कर लेना है, तो तुम्हें आधे क्वेश्चंस तुम्हारे बन जाएंगे उससे। अगेन मैच द कॉलम है, ज़्यादातर इस चैप्टर से ऐसे मिक्स क्वेश्चंस मैच द कॉलम टाइप आते हैं। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, अगर किसी की मेमोरी अच्छी है तो अभी हम जब साइक्लोस्टोमेटा पढ़ रहे थे वहाँ ये लाइन लिखी थी, मैं बताने वाली थी पर मैंने सोचा चलो बाद में बता देंगे, तो ये आ गया।
गिल स्लिट्स होंगी ना, कॉर्डेटा में तो आता है साइक्लोस्टोम, सर्कुलर माउथ, वो पेट्रोमाइजॉन की फोटो देख रहे थे, तो वहाँ पर गिल स्लिट्स होती हैं। और नंबर देखो 6 से 15 पेयर, ये बहुत बार आया है, कोई मतलब आता रहता है अलग अलग वे में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हेटेरोसर्कल कॉर्डल फिन, ये क्या होता है बच्चों? कॉर्डल फिन कहते हैं फिशेस के सबसे पीछे वाले फिन को, जिसको आप टेल कहते हो फिशेस की, ठीक। तो ये कॉर्डल फिन अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो 2 तरह का होता है। कुछ फिशेस में तो ऐसा होता है, स्पेशली शार्क्स में, और जो आपकी छोटी छोटी फिशेज होती है ना, एक्वेरियम फिशेज या जिनको आप खाते हैं, कटला, रोहू वगैरह, उनमें इस तरह का होता है। तो यहाँ पर दोनों आर्म्स एक जैसी है ना, सेम है ना, तो इसको कहते हैं होमोसर्कल फिन, होमोसर्कल। जबकि यहाँ पर एक आर्म बड़ी एक छोटी है, तो इसको कहते हैं हेटेरोसर्कल फिन। तो याद रहेगा क्या, शार्क्स किस में आती हैं? कॉन्ड्रिक्थीज में, कार्टिलेजिनस फिशेज में आती हैं शार्क्स, कॉन्ड्रिक्थीज में आती हैं। जबकि ये किस में आती हैं? बोनी फिशेज यानी ऑस्टिकथीज में आती हैं। हमने बहुत अच्छे से टेबल बना के दोनों फिशेज में डिफरेंस पढ़ा है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में, ठीक है। जब भी मैं बोलूँ ना हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो कहीं को जो मैं मेरे पेड बैचेस में पढ़ाती हूँ वो तो है ही, बट बिल्कुल वैसा ही कंटेंट मैंने यहाँ यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रखा है बच्चों। यू जस्ट हैव टू वॉच माई एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज़। हालांकि वो बहुत अच्छे खासे एग्जॉस्टिव लेक्चर्स हैं जिनमें मैंने हर चीज़ को आराम से पढ़ा है, और आपको पूरा अच्छे से पढ़ने में पूरा लगभग 9 से 10 महीने का टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और जल्दी खींचोगे तो 8 महीने का तब भी लगेगा। पर पूरा तो अब तुम नहीं पढ़ सकते जो अभी 2025 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, बट जो टॉपिक्स तुम्हारे वीक हैं एटलीस्ट उनके लेक्चर्स ज़रूर देख लेना, उसके बाद वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। तो हेटेरोसर्कल फिन को किससे मैच करूं, इसमें आप तुरंत क्लिक करना चाहिए शार्क, और शार्क किस में आती है? कॉन्ड्रिक्थीज में, तो ये हो जाएगा। एयर ब्लैडर्स अभी पहले भी आया था बोनी फिशेज में, है ना, इनमें होता है। मैंने ऐसे याद करा रखा है आपको कि जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं उनमें बहुत सारे फीचर्स हमसे मिलते जुलते हैं। जैसे ये फिशेज हैं फिर भी ये विविपैरस हैं, फिशेज हैं फिर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती हैं। जैसे हमारे में एयर ब्लैडर नहीं होता, इनमें भी नहीं होता। हमारे में ऑपरक्यूलम गिल्स ही नहीं है, तो ऑपरक्यूलम कहाँ से आएगा? नहीं होता, तो इनमें भी नहीं होता। जस्ट ट्रिक है, लॉजिकली तो समझा ही है, फिर मैं ट्रिक की तरह भी याद किया है। हाँ, जैसे हम यूरियोटैलिक हैं, ये यूरियोटैलिक है, जबकि बोनी फिशेज तो अमोनोटैलिक हैं। जो पानी में रहने वाली फिशेज हैं वो, मतलब फिशेज तो पानी में ही रहती हैं, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर अमोनोटैलिक होते हैं ना, बट फिशेज में दोनों तरह से है। जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं वो हमारी तरह यूरिया एक्सक्रीट करती हैं, जबकि ऑस्टिकथीज जो हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं। इनके पास एयर ब्लैडर है, इनके पास ऑपरक्यूलम है, गिल्स के ऊपर कवर ढका रहता है, गिल कवर ऑपरक्यूलम है। और एक फीचर क्या बताया था कि ऑस्टिकथीज, हाँ ऑस्टिकथीज में विविपैरिटी नहीं होती, ओविपेरस होती हैं ये, ठीक है, ओविपेरस होती हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती हैं। तो फिशेज वाले जो ट्रू फीचर्स हैं वो सब ऑस्टिकथीज में मिलेंगे आपको। कॉन्ड्रिक्थीज में बहुत सारे फीचर्स हमसे मिलते जुलते हैं, तो बहुत ईजी है याद रखना। हमारे पास एयर ब्लैडर नहीं है तो कॉन्ड्रिक्थीज के पास भी नहीं है, तो ये ऑस्टिकथीज हो गया। और पॉइजन स्टिंग, पॉइजन स्टिंग पढ़ा है क्या? ट्राइगॉन, 2 फिशेज याद कर रखी है हमने, टॉर्पिडो एंड ट्राइगॉन, देख लो एनसीईआरटी में फिशेज में जाकर। तो टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे और ट्राइगॉन स्ट्रिंग रे। टॉर्पिडो में आर आ रहा है, इलेक्ट्रिक में भी आर आता है, वैसे तो ट्राइगॉन में भी आता है, ठीक है। अब तुमको हर ट्रिक बना लेना इसके लिए, बट जस्ट क्लिक कर जाए बस तुम्हें। टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक शॉक देती है, तो वो इलेक्ट्रिक रे है, रे फिशेस। एंड ट्राइगॉन जो है बच्चों, ट्राइगॉन जी से याद कर लो, या तो ये स्टिंग रे है। मुझे तो एकदम से ऐसे क्लिक कर जाता है कि हाँ भाई स्टिंग, ट्राइगॉन, टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक, जैसे भी तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो ए का सेकंड लो, लकीली एक ही ऑप्शन में ए का सेकंड है, तो हमें वैसे ही हमारा आंसर मिल गया, ठीक है, डन, ओके। तो आई थिंक यहीं पे ख़त्म करें हम, 2020 तक के क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है 2020, 2 क्वेश्चन और हैं, इनको और देख लेते हैं, देन विल एंड दिस सेशन। इसमें क्या पूछा है आपसे? विच आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। देखो फिर से आया है सेम ऐसा क्वेश्चन, अभी पहले भी किया था हमने। कॉर्डेटा के लिए इनमें से क्या सही है? इन यूरो कॉर्डेटा, अब जिसने मेरे साथ अभी क्लासिफिकेशन अच्छे से देखा है उसको समझ आ रहा होगा, यूरो मतलब टेल, तो इन यूरो कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, यहीं पे गलती पकड़ी गई, गलत हो गया। दूसरा भी गलत है कि इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, सिर्फ लार्वल स्टेज में होता है, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट सही होता अगर यहाँ सिफेलोकॉर्डेटा लिखा होता। प्लीज सिफेलोकॉर्डेटा को साइक्लोस्टोमेटा के साथ मिक्स मत करना। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। वाई? वर्टिब्रेटा में तो एक मिनट, इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। अब इस स्टेटमेंट को हम कैसे लें बच्चों? वैसे देखा जाए तो वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, और जब वो एडल्ट में बदलते हैं तब वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है।
तो इसको इसी तरह से लिया है कि एक बार को जरा एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा। मतलब मैंने पहले इसको ऐसे पढ़ लिया था कि उसके बाद वो रिग्रेस हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। इसको हम इस मीनिंग में भी तो ले सकते हैं ना कि हाँ भाई जो वर्टिब्रेटा है, हाँ राइट, वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, क्योंकि बाद में वो नोटोकॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको हमें सही मानना पड़ेगा। फिर भी डाउट है तो एक बार क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसमें? कॉर्डेटा में। डॉर्सल है, पीछे है, एंड हॉलो है, बिल्कुल ठीक है। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमीकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। इसमें से हेमीकॉर्डेटा गलत है, ये कहाँ से आ गया? ध्यान रखना, तुम्हारी बुक में लिख रहा है क्या? यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम है बच्चों ट्यूनिकेटा, लिख लो, नहीं दे रखा मैंने लेकिन पढ़ा रखा है तुम्हें। ये जो यूरोकॉर्डेट्स है ना, इनका एक और स्पेशल फीचर है, यूरोकॉर्डेटा की बॉडी पर ट्यूनिसिन की कवरिंग होती है जो इन्हें टफ बनाती है। तो इस ट्यूनिसिन की कवरिंग की वजह से ही इनको ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। सो यूरोकॉर्डेटा का ही दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा। ठीक है, ओके। सो ये कह रहा है कि भाई ये तो ट्यूनिकेटा, यूरो तो सही था, सेफेलो भी सही था, बट यहाँ वर्टिब्रेटा होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। हमें कॉर्डेटा का ट्रू फीचर निकालना है, तो सी तो डेफिनेटली सही है, बट सी ओनली नहीं है, बच गए हम। तो इसका मतलब बी भी सही है। सो बी एंड सी, यानी ऑप्शन 4। डन, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2020 का लास्ट क्वेश्चन है, सो यहाँ तक हम कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। मैच द कॉलम क्वेश्चन है बच्चों। ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, अगर ध्यान हो तो आर्थ्रोपोडा में एक स्पेशल एग्जाम्पल दे रखा है, ऐसे एनिमल्स जो पेस्ट हैं। पेस्ट मतलब हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और ग्रिगेरियस का मतलब होता है जो झुंड में रहते हैं। देखा, टिड्डे जब अटैक करते हैं तो हमेशा दल में, झुंड में आकर अटैक करते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स को या ऐसे एनिमल्स को ग्रिगेरियस कहते हैं। ठीक है, बट वो कभी भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते झुंड में रहते हुए भी। सो ग्रिगेरियस पेस्ट में आपको हमेशा टिड्डी यानी लोकस्टा का एग्जाम्पल याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री। आप देख रहे हो किसी ना किसी तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इकाइनोडर्मेटा, एस्टेरियास, कितने बच्चों को नहीं पता कि ये स्टारफिश का साइंटिफिक नेम है? इसका मतलब एनिमल किंगडम अभी तैयार नहीं है। ठीक है, बोलोगे मैम टेंशन दे रहे हो आप, तो जो है वो है। जब अपनी चीज़ों पर इस चीज़ की तो टेंशन लो, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ये टॉपिक हमारा वीक है, हमें पढ़ना है, पर अब पढ़ ही नहीं रहे और सोचे जा रहे हैं वीक पढ़ा है और उससे अननेसेसरी टेंशन जनरेट हो रही, तो वो बेकार है। टेंशन लो और उस पर वर्क करके उसको ख़त्म करो, तो फिर बढ़िया है। ठीक है, बुक लंग्स किस में होते हैं? स्कॉर्पियन, बिच्छू में, पढ़ा है हमने। एरेक्निडा में होते हैं ना बिच्छू एंड स्पाइडर्स। एंड बायोल्यूमिनेसेंस, रात में चमकते हैं। एक तो हमने वहाँ भी पढ़ा था नॉक्टिल्यू का, वो प्रोटिस्टा किंगडम में था, डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, एक जुगनू भी चमकते हैं, बट जुगनू आर्थ्रोपोडा में आता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में दिया है, टीनोफोरा फाइलम, जो कॉम जेलीज हैं बच्चों, वो रात में चमकती हैं। सो बायोल्यूमिनेसेंस। सो ए को मैच करना है 4th से। लो भाई, आसान हो गई, मुश्किल तुम्हारी एक ही ऑप्शन में था। सो बट मेरी तो आदत है तो मैं फटाफट एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, सो यहाँ पर आपके हो गए ये क्वेश्चंस खत्म। ठीक, बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। होपफुली अगली बार जो सेशन आएगा आपका, उससे पहले आप पढ़ के आएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे बच्चों, आपको मज़ा आएगा, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, पढ़ने का सोर्स मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ सकते हैं, पहले से पढ़ रखा है, नोट्स बना रखे हैं, तो जस्ट उसे रिवाइज करके आ जाएं। ओके, सो आगे के क्वेश्चंस करते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सेशन को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि तुम्हें ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। ओके, गुड बाय।